नमस्ते एवरीवन, सब लोग कैसे हैं दोस्तों। BHDC 132 में मैंने सेट नंबर 1 करवा दिया था इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स जून 2026 के लिए। आज हम पढ़ेंगे सेट नंबर 2। इस किताब का नाम है दोस्तों मध्यकालीन हिंदी कविता, यानी कि 15वीं-16वीं शताब्दी में जितने संत हुए, चाहे रहीम, रविदास जी, मीराबाई, कबीर, इनके द्वारा जो पद लिखे गए उन्हीं को हम इस किताब में पढ़ते हैं, उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों सेट नंबर 1 देख लेना, और उससे पहले मैंने जून 2025 में जो आपका क्वेश्चन पेपर लगा था उसको भी सोल्व करवा दिया। तो इस साल मैंने 3 पेपर इस सब्जेक्ट के अपलोड कर दिए हैं। और दोस्तों मैं बात करूं, पिछले साल भी मैंने 2-3 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो प्लेलिस्ट में टोटल हो गए 6 वीडियो आपके लिए, ठीक है। PYQ प्लस गैस पेपर मिला करके इसी में से 200 पेपर बनेगा, ठीक है। 6 वीडियो को बार बार देखो, आप बार बार रिवाइज करो। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 100 नंबर का पेपर आएगा। ईयरफोन लगा के रखना, पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए, और मोबाइल की स्क्रीन रोटेट कर लेना, ठीक है। मोबाइल की स्क्रीन रोटेट कर लेना, ईयरफोन लगा के सुनेंगे शांत सी जगह में। पहला ही सवाल 20 नंबर का आता है, सप्रसंग व्याख्या करनी, यानी कि 3 पद्यांशों में आपको एक पद्यांश सेलेक्ट करके उसकी व्याख्या कर देनी है। संदर्भ यानी कि आपको कवि का नाम, ठीक है, और प्रसंग में लिख देना भाई कौन सी घटना हो रही है यहाँ पे, और व्याख्या कर देनी। और विशेष अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो, क्योंकि 20 नंबर का है, 20 नंबर में 3-4 पेज तो भरने पड़ेंगे ना। तो पहला मैंने पद्यांश लिया है दोस्तों आपकी प्रैक्टिस के लिए, इंपॉर्टेंट लग रहा था मुझे। दारुण दहत हरना कुश बिदारी बे कहूँ भयो नरसिंह। नरसिंह यानी कि दोस्तों भगवान नरसिंह से है, और यहाँ पर हरना कुश का मतलब है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप दोस्तों देवताओं को बहुत परेशान करता था, एक राक्षस था, और नरसिंह रूप ने ही हिरण्यकश्यप को मौत दी थी, है ना। मतलब देवताओं को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा हिरण्यकश्यप। भूषण भनत त्यों ही रावण के मारी को, जिस तरह से भगवान रावण का जो रावण का जो संहार है भगवान राम ने किया। रावण के मारी बे को रामचंद्र भयो रघुकुल सरदार है। कंस के कुटिल बल बसन विद शिबे को, कंस को भी भगवान श्री कृष्ण ने मारा। तो धरती पर जब जब अत्याचार और पाप फैलेगा, कोई ना कोई अवतारी पुरुष है, वो सज्जनों की रक्षा के लिए आता ही है। भयो जटुराय वसुदेव को कुमार है। पृथ्वी पुरहुत शाही के सपूत शिवराज, यानी कि मराठा साम्राज्य के सबसे बहादुर व्यक्ति शिवराज छत्रपति शिवाजी महाराज। मल्लेच्छन के मारीबे को 13 अवतार है, यानी कि वो भी मल्लेच्छों को जो विद्रोह कर रहे हैं भारत में रह करके, आक्रमण जिन्होंने किया, तो शिवाजी का जो अवतार है वो भी उन्हीं को मारने के लिए हुआ है। तो संदर्भ में लिख दीजिए, यह पद्यांश रीतिकालीन वीर काव्य धारा के प्रमुख कवि भूषण द्वारा रचित है। देखो यहाँ पर भूषण कवि नाम आ रहा ना, कीवर्ड देखना आपको। कविताओं की कोई कमी नहीं है आपकी किताब के अंदर, लेकिन अपने को कीवर्ड देखना। यहाँ पर तीसरी लाइन में देखें भूषण आ रहा है, तो कवि भूषण के द्वारा रचित है ये। और ये जो पद्यांश है रीति काल के टाइम पे लिखा गया, वीर काव्य धारा से संबंध रखता है। यह पद शिवाजी महाराज की प्रशस्ति में लिखा गया। प्रशस्ति यानी कि उनकी प्रशंसा में। प्रसंग देखिए, कवि भूषण यह बताना चाहते हैं कि जैसे जब भी संसार में अत्याचार बढ़ा, तब तब ईश्वर ने अलग अलग रूपों में अवतार लेकर दुष्टों का नाश किया। हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह, रावण के लिए राम, कंस के लिए कृष्ण। मतलब कंस भी है दोस्तों राक्षस ही था, तो किसने संहार किया, किसने मारा, भगवान कृष्ण ने। उसी परंपरा में कवि ने शिवाजी को भी अत्याचारियों के विनाश हेतु उत्पन्न अवतार माना है। यहाँ शिवाजी की तुलना सीधे नरसिंह, राम और कृष्ण से की गई, जिससे उनकी महत्ता है असाधारण बन जाती है, यानी कि वो साधारण पुरुष नहीं, उनके पास भी ताकत है, वो बहादुर है। कवि भूषण है छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं, जिन्होंने मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाया। व्याख्या देखिए अब, भयानक और अत्याचारी हिरण्यकश्यप का वध करने, उसका सीना चीर डालने के लिए नरसिंह जी का अवतार हुआ, क्योंकि हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान मिला हुआ था कि आपको कोई देवता नहीं मार सकता, इंसान नहीं मार सकता, न सुबह मर सकते हो न शाम मतलब रात में मर सकते हो तुम। इस तरह का इस हिरण्यकश्यप राक्षस को वरदान मिला हुआ था। फिर दोस्तों भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया, मतलब आधे ये जानवर रहते हैं, आधे पुरुष रहते हैं। कवि पौराणिक प्रसंग उठाकर, यानी कि पहले की जो कहानियाँ रहती हैं ना देवी देवताओं की, वो घटनाएं उठाई हैं कवि ने,
और जब दैत्य का अत्याचार बढ़ा यानी कि राक्षसों का अत्याचार देवता पे बढ़ता है, तब उसके संहार के लिए ईश्वर की शक्ति प्रकट हुई। तब ईश्वर ने प्रचंड तेज भरा हुआ नरसिंह रूप धारण किया। इस पंक्ति में नरसिंह अवतार की उग्रता, तेज और दुष्ट दमनकारी शक्ति का चित्र है। तेज विकराल से उस रूप की असाधारण शक्ति और भयंकरता व्यक्त हुई है। यानी कि जो अवतार होते हैं ना, इसमें भयंकर तेज होता है, ठीक है, उनके तेज से ही शत्रु मर जाते हैं और असाधारण शक्ति होती है। कवि अब दूसरे उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे पहले हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह आए मारने के लिए, हिरण्यकश्यप राक्षस था, वैसे ही रावण जैसे महादुष्ट जिसने सीता का अपहरण किया था, के विनाश के लिए दिव्य पुरुष राम आए। रामचंद्र रघुकुल के, इनकी खानदान का नाम, भगवान राम के जो खानदान कुल का नाम रघुकुल था, के श्रेष्ठ नायक बनकर अवतरित हुए। नायक यानी कि हीरो। यहाँ राम को आदर्श नायक, धर्म संस्थापक, दुष्ट संहारक के रूप में प्रस्तुत किया है। रघुकुल सरदार पद से राम की मर्यादा, नेतृत्व और धर्म रक्षक वो रूप उजागर होता है। रघुकुल सरदार का मतलब है दोस्तों, रघुकुल की जो मान मर्यादा है बढ़ाने का काम भगवान राम ने किया है। और भगवान राम है मर्यादित पुरुष है, सीमाओं में रह करके जनता का कल्याण भी करते थे, परिवार को भी देखते थे और धर्म को भी बचाने का प्रयास करते थे। कुटिल, बलशाली और अत्याचारी कंस के अभिमान यानी कि उनका, कंस को बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था और शक्ति का नाश करने के लिए भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। यहाँ कंस की दुष्टता, छल और अत्याचार का संकेत कवि दिखाते हैं कि जब अत्याचार अपनी सीमा पार करता है तब उसका अंत जो है वो निश्चित होता है। भाई पाप का घड़ा फूटता ही है एक दिन तो, ठीक है, कोई भी हो चाहे। तो यहाँ श्री कृष्ण के अवतार का स्मरण है। कृष्ण लोकमंगल यानी कि जो भगवान कृष्ण है वो धरती पे क्यों आए हैं, ताकि लोगों का भला हो। धर्म स्थापन यानी कि धर्म की स्थापना करने वापस से, ऋषियों की, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, और अत्याचार विनाश के प्रतीक बनकर आते हैं। कवि शिवाजी को पृथ्वी पर इंद्र के समान महिमामय बनाते हैं। ये लाइन आई है ना, देखो ये लाइन देखो, नीचे से सेकंड लाइन, पृथ्वी पुरहुत शाही के सपूत शिवराज, यानी कि जो पृथ्वी के पृथ्वी का जो इंद्र हैं वो शिवाजी को बता दिया कवि ने। शाही के सपूत से मतलब शाहजी के पुत्र शिवाजी से है। कवि के अनुसार शिवाजी का अवतार भी दुष्ट और अत्याचारी शत्रुओं के विनाश के लिए हुआ। शिवाजी केवल ऐतिहासिक योद्धा नहीं है बल्कि ईश्वरीय उद्देश्य से जन्मे एक धर्म रक्षक नायक है। विशेष लिख लो, आप याद कर लो इसको। देखो पीडीएफ को प्रिंट आउट करा लेना मेरा माना तो, क्योंकि इसमें कम से कम 30 के आसपास पेज हैं और पीडीएफ बाई कर सकते हो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज भेज करके। अपना टेलीग्राम ग्रुप ऑफबीट स्टडी है। तो विशेष लिखना जरूरी है माय डियर। अगर नंबर आपको 15 से ज़्यादा नंबर लाने हैं तो 20 में से, क्योंकि 3-4 पेज उभरने होंगे। कवि ने नरसिंह, राम और कृष्ण के उदाहरण देकर शिवाजी को उसी अवतारी परंपरा में स्थापित किया, ये विशेष बात है। इससे शिवाजी का चरित्र महाकाव्यात्मक ऊंचाई प्राप्त कर लेता। जिस प्रकार से रामचरितमानस में राम का जो स्थान है वैसे ही शिवाजी का स्थान बताने की कोशिश की है कवि भूषण ने। पूरे पद में यानी कि जो पूरी पद्यांश लिखा हुआ है में ओज, उत्साह, पराक्रम और दुष्ट दमन की भावना भरी हुई है। कि कवि ने पौराणिक पात्रों जैसे कि नरसिंह, राम, कृष्ण के साथ ऐतिहासिक पात्र शिवाजी को जोड़कर एक प्रभावशाली काव्य संरचना बनाई है। यह भूषण की विशिष्ट काव्य रणनीति है। भाषा ब्रज भाषा है पर उसमें वीरता, तीव्रता, गर्जना सा प्रभाव है। शब्दों में ध्वनि सौंदर्य और ऊर्जा है शब्दों में। शिवाजी को अवतार कहना प्रशस्तिपरक अतिशयोक्ति है, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर बढ़ा चढ़ा करके प्रशंसा की गई है छत्रपति शिवाजी महाराज की कि वो पृथ्वी के इंद्र के समान है शिवाजी। पर वीर काव्य में अलंकारिक विधान अत्यंत प्रभावी बन जाता है। यह पद केवल प्रशस्ति नहीं बल्कि उस युग की सांस्कृतिक रक्षा चेतना को व्यक्त करता है। भूषण शिवाजी में जन रक्षक और धर्म रक्षक शक्ति देखते हैं कि यानी कि वो जनता के कल्याण के लिए आए हैं शिवाजी भी, और धर्म की वापस से स्थापना भी करेंगे। क्योंकि मलेच्छ लोग हैं, इनका अत्याचार महाराष्ट्र में, आसपास भारत में आक्रमणकारी, चाहे मुगलों की बात करें, चाहे वो सल्तनत काल की बात करें, चाहे वो उससे पहले जो आक्रमणकारी आए, मंगोल आए, हूण आए, इन सब ने भारत को नुकसान ही पहुंचाया।
दूसरा पद्यांश देखिए, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जियात। क्या बात है भाई, भरे भवन में करत है नैनन ही सब बात। दोस्तों ऐसी जो लिखने की कला है सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? बिहारी लाल के पास है। दोस्तों काफ़ी लोग समझते हैं कि ये बिहारी जी है बिहार के थे, नहीं, ये ग्वालियर के रहने वाले थे। अधिकांश समय इन्होंने जयपुर और ग्वालियर में बिताया था। ठीक है, जयपुर आगरा यहाँ पे बिताया था और ये ग्वालियर के रहने वाले थे। ठीक है, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था लेकिन अधिकांश जयपुर वगैरह में और आगरा में इन्होंने समय बिताया था अपना। तो देखो, भरे भवन, भवन मतलब भवन या बिल्डिंग। ये जो पद्यांश है रीतिकाल के महान कवि बिहारी लाल की जो रचना है बिहारी सतसई। कवि बिहारी लाल ने दोस्तों कौन सा ग्रंथ लिखा? बिहारी सतसई। उसमें 700 दोहे हैं, उसमें एक दोहा ये भी है। इसमें कवि ने नायक नायिका के प्रेम संबंध का अत्यंत सूक्ष्म, संक्षिप्त और कलात्मक चित्र प्रस्तुत किया है। बिहारी के दोहों की विशेषता कि वे एक बहुत कम शब्दों में गहरी भाव संपदा रखते हैं, यानी कि कम ही शब्दों में काफ़ी अर्थ है निकलता उनके शब्दों से। यह दोहा उसी कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। आगे चलते प्रसंग। इस दोहे में कवि एक ऐसे सीन का चित्रण करते हैं हमारे सामने जहाँ नायक यानी कि हीरो और नायिका भरे हुए भवन या सभा पारिवारिक वातावरण में उपस्थित भवन में है वो प्रेमी और प्रेमिका। खुलकर बातचीत करना संभव है, इसलिए दोनों अपनी आंखों के संकेतों से ही प्रेम, मान, रूठना, प्रसन्न होना, मिलन, सुख, लज्जा सब कुछ व्यक्त कर पा रहे हैं। इस प्रकार का यह दोहा प्रेम के मौन संवाद का अद्भुत चित्र, यानी कि लड़का और लड़की बोल नहीं पा रहे आपस में, तो इस तरह से उनके बीच में आंखों ही आंखों में इशारा चल रहा। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। ठीक है, देखिए तो ये जो कला है लिखने की सिर्फ और सिर्फ बिहारी लाल जी के ही यहाँ मिलती है। व्याख्या देखिए, यहाँ कहत का मतलब है बिना शब्द बोले भी मानो कुछ कहना, अर्थात नायक नायिका आंखों के माध्यम से अपने मन की बात कर रहे हैं। उनके नेत्र ही वाणी बन गए हैं, उनकी आंखें ही अब बात कर रहे हैं। नटत का अर्थ है नखरे करना, इनकार का नाटक करना, जैसे बच्चे करते हैं ना, बनना, सवरना या चंचल चेष्टा करना, जैसे कि बनते नहीं है काफ़ी लोग कि यार तुम आज बहुत बन रहे हो। नायिका प्रेम तो करती है पर सीधे स्वीकार नहीं करती, वह अभिनयपूर्ण ढंग से संकोच और नखरे दिखाती है। श्रृंगार का स्वाभाविक रूप है। रिझत का अर्थ है प्रसन्न होना, मोहित होना। नेत्रों के संवाद में कभी प्रेम उमड़ता, कभी आकर्षण बढ़ता है। दोनों एक दूसरे पर रिझते हैं, यानी कि प्रसन्न होते हैं एक दूसरे के लिए, प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए। इससे उनके हृदय की कोमलता प्रकट होती है। खिजत का अर्थ है हल्का रूठना, खिजना, मान करना। प्रेम में केवल हर्ष ही नहीं होता, खुशी नहीं होती, उसमें मान होता, उलाना भी होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये सब। नायिका कभी आंखों से शिकायत करती, कभी रूठने का संकेत देती है। बिहारी ने इस मनोभाव का अत्यंत सजीव बना दिया। मिलत का अर्थ है मिलना, संयोग की अवस्था, यानी कि नेत्रों का मिलना ही मानो प्रेमियों का मिलन बन गया हो। भीड़ के बीच भी उनकी दृष्टियाँ मिलकर अंतरंग निकटता उत्पन्न कर रही हैं, यानी कि इनकी आंखें ही बात कर रही हैं भवन में। खिलत का अर्थ है प्रसन्न होकर खिल उठना। जब प्रिय की दृष्टि मिलती है तो मुखमंडल खिल उठता है, चेहरा खिल उठता है। यह प्रेम के आनंद और उल्लास का संकेत है। लज्जियात का मतलब लज्जित होना है, संकोच करना, शर्म के मारे मुंह नीचा करना। कई बार प्रेम की यह स्वाभाविक परिणति है कि आंखों ही आंखों में संवाद होने पर नायिका लज्जा उठती है, संकोच होता है उसे। संकोच श्रृंगार का महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ वही भाव अत्यंत सुंदर ढंग से आया हुआ है। भरे भवन में करत नैननु ही सब बात, अर्थात भरे भवन में जहाँ सब लोग उपस्थित हैं वहाँ ये दोनों अपनी आंखों से ही सारी बात कर लेते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि प्रेमियों के शब्द आवश्यक नहीं, उनके नेत्र ही संदेश वाक, यानी कि आंखों से ही बात कर लेते हैं। सच्चे प्रेमी हैं तो खुले संवाद की मनाही के बीच भी उनके प्रेम का आदान प्रदान रुकता नहीं है। यही इस दोहे का केंद्रीय सौंदर्य है। विशेष देखिए, यह दोहा संयोग श्रृंगार का सुंदर उदाहरण है। इसमें प्रेम की चंचलता, संकोच, मान, मिलन और प्रसन्नता सभी भाव एक दूसरे के साथ समाहित हैं। बिहारी ने दिखाया कि प्रेमियों के लिए आंखें ही सबसे बड़ी भाषा है। नैननु ही सब बात इस दोहे का प्राण है। सिर्फ 2 पंक्तियों में कवि ने प्रेम के अनेक मनोभाव रख दिए हैं। यही बिहारी की समाज शक्ति और सूक्ष्म काव्य कला है। 2 ही लाइन है दोस्तों, लेकिन इतना ज़्यादा अर्थ है ना। कुछ ही शब्दों में ये समाज शक्ति कहलाती है, शब्दों की शक्ति। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। इस क्रम में प्रेम की मनोवैज्ञानिक यात्रा हमें दिखाई देती है। भाव बदलते हैं पर प्रेम की धारा लगातार बनी रहती है। भवन में, भीड़ में भी दोस्तों प्रेमी हैं
वो अपनी प्रेमिका से बात करता है आंखों से। या नायिका भेद, चेष्टा, चित्रण, संकोच, संकेत, श्रृंगारिक वातावरण। श्रृंगारिक वातावरण का मतलब ऐसा वातावरण जिसमें आकर्षण का भाव हो, प्रेम का भाव हो, मन की कोमल भावनाएं जो हैं उनका साहित्यिक चित्रण हो रहा हो। सब रीतिकालीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं के अनुसार ही भाषा बिहारी जी की ब्रज भाषा है जो मधुर कोमल संगीतात्मक गाया जा सकता है। क्रियाओं की आवर्ती से दोहे में लय, गति और दृश्यात्मकता आ गई है। आगे चलते हैं दोस्तों। तीसरा व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। साजी चतुरंग बीर रंग में तुरंग चढ़ी, सुरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है भूषण। मैंने दोस्तों आपके लिए सेट नंबर 1 बनाया था, उसमें मीरा की, तुलसी की, सूरदास जी की, इनकी व्याख्या दी थी। और अब सेकंड पार्ट में मैंने कवि भूषण की और मलिक मोहम्मद जायसी जी की और बिहारी जी की इनकी कविताएं ऐड कर दी। ठीक है, तो पूरी किताब लगभग कंप्लीट कर दी है मैंने। कविताएं तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट कविताएं हैं। नदी नद मद गबरन के रलत है। आपको कीवर्ड देखना, भूषण आ गए यहाँ पे। और भूषण दोस्तों शिवाजी की तारीफ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिख देना जोड़ जोड़ के। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल, गजन की ठेल पेल सेल उलसत है, तारा सो तरणी धूरी धारा में लगत जीमी, थारा पर पारा पारावार यूं हलत है। तो प्रस्तुत पद्यांत रीति काल के जो कवि हैं भूषण, उनके द्वारा लिखा गया है। यह पद छत्रपति शिवाजी की वीरता, सेना वैभव, युद्ध उत्साह का वर्णन करता है। भूषण ने शिवाजी को केवल राजा ही नहीं बल्कि धर्म का रक्षा करने वाला पराक्रमी और लोकनायक के रूप में चित्रित किया है शिवाजी को। प्रसंग देखिए, इस पद में कवि ने यानी कि कवि भूषण ने उस दृश्य को चित्रित किया है जब शिवाजी अपनी चतुरंगिणी सेना, चतुरंगिणी सेना क्या होती है, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सैनिक शामिल होते हैं, के साथ युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। व्याख्या देखिए, कवि कहते हैं कि शिवाजी ने अपनी चतुरंगिणी सेना यानी कि 4 प्रकार की सेना, हाथी, घोड़े, रथ हैं इसमें, पैदल सैनिक को सजाकर युद्ध के लिए उत्साहपूर्ण रंग में तैयार कर दिया है। स्वयं घोड़े पर सवार हो गए हैं, बैठ गए हैं शिवाजी। यहाँ वीर रंग से आसे वीरता के जोश और युद्ध के उत्साह से है। तुरंग चढ़ी शिवाजी की तत्परता और नेतृत्व शक्ति को प्रकट करता है। राजा शिवाजी युद्ध जीतने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं शिवाजी जी। यहाँ कवि ने केवल युद्ध प्रस्थान नहीं दिखाया बल्कि पहले ही बता दिया कि वे विजय के संकल्प के साथ जा रहे हैं, उनकी ही जीत होगी। इससे शिवाजी के आत्मविश्वास, पराक्रम का और विजेता स्वरूप का बोध होता है। भूषण कहते हैं कि सेना के साथ बजने वाले जो विशाल नगाड़े हैं उनकी ध्वनि चारों तरफ गूंज रही है। बेहद नगारन का अर्थ बड़े बड़े नगाड़े हैं। इनकी आवाज़ युद्ध की गंभीरता, सेना की शक्ति, विजय अभियान की भव्यता को व्यक्त करती है। देखो, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो क्योंकि मुझे तो लगातार बोलना होगा, 1.5 घंटे से ऊपर जाने वाला वीडियो। तसल्ली बनाए रखना आप, ठीक है। मैंने भी मेहनत की है और मेरा तो पेपर भी नहीं है, आपके लिए मेहनत की है। तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, वीडियो का रीच बढ़ेगा, ठीक है। और इस PDF को बाय कर सकते हो आप, राइट। मत वाले हाथी मतलब जो हाथी झूम रहे हैं अहंकार में, उनके मस्तक से बहता हुआ मद इतना अधिक है कि मानो वह नदी नालों के जल में मिल रहा हो। यहाँ कवियों ने हाथियों की संख्या और उनके उन्मत्त बल यानी कि वो किसी के काबू में नहीं आ रहे हैं का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्र खींचा है कि जब भी शिवाजी चलते हैं, उनकी सेना चलती है तो पहाड़ हिलने लगते हैं, ठीक है। सूरज स्वयं तारा जैसा दिखाई देने लगता है, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके। मद गेबरन से हाथियों की विशालता और युद्ध उग्रता दोनों ही व्यक्त होते हैं। चारों ओर इतनी हलचल, फैलाव, कोलाहल है कि जनसमूह में हर दिशा में चहल पहल दिखाई देती है। ध्वनि और गति दोनों का अद्भुत मेल है। सेना के चलने से पूरा वातावरण जीवंत और उद्दीप्त हो उठा है, जीवंत उठा है, ठीक है। हाथियों की भीड़ और उनकी ठेलम ठेल से ऐसा लगता है कि मानो पहाड़ तक हिल उछल रहे हों। यहाँ हाथियों के विशाल शरीर और उनकी चाल, सामूहिक गति का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण है। शैल का मतलब होता है पर्वत। इससे सेना की विराटता का बोध होता है कि जब सेना चलती है तो पर्वत भी उछलने लगते हैं। सेना के चलने से इतनी धूल उड़ रही कि सूर्य भी धूल की उस परत में छोटा तारा जैसा दिखाई देने लगा, धुंधला हो गया है। सूरज भी एक छोटे तारे जैसा दिखाई देने लगा। क्यों? क्योंकि सेना जब चलती है तो धूल उड़ती है, मिट्टी उड़ती है। यहाँ कवि ने युद्ध प्रस्थान की तीव्रता को धूल दूषित आकाश के माध्यम से चित्रित किया। सारा दृश्य ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी थाल में रखा पारा
हिल रहा हो अथवा समुद्र की लहरों की तरह सब कुछ डोल रहा हो। इस उपमा से, उपमा अलंकार है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि वो तुलना कर रहे हैं ना। सेना की गति, कंपन, तरंगित विस्तार, यानी कि तरंगे चल रही है धरती में जब सेना चल रही है, चतुरंगिणी सेना, और दृश्य की चंचलता प्रकट होती है, पूरी धरती मानो सेना की चाल से कंपायमान उठी हो। विशेष देखिए, शिवाजी की सेना युद्ध तत्परता, नगाड़ों का नाद, हाथियों का मद और धूल धूसरित वातावरण सब वीर भावना को प्रदान करते हैं, भावना को मजबूत बनाते हैं। दृश्यात्मकता और गतिशीलता भी विशेष में लिखिए आप। यह पद पढ़ते ही चलता फिरता युद्ध दृश्य आपके आंखों के सामने आ जाता है, तो इसे दृश्यात्मकता कहते हैं। सेना, हाथी, घोड़े, नगाड़े, धूल, भीड़ सब कुछ चलचित्र जैसा प्रतीत होता है। यह भूषण की वर्णन कला की बड़ी विशेषता है। ध्वन्यात्मक सौंदर्य, नाद, नगारन, ठेल, पेल, एल, फेल जैसे शब्दों से ध्वनि सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। और यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है कि जो सूरज है वो भी तारे जैसा दिखाई देने लगा है, ठीक है। और जो नदी है, पर्वत है, वो उछल रहे हैं जब सेना चलती है। तो ओजपूर्ण भाषा और शिवाजी का महिमा मंडन किया है कवि ने। आगे चलते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये, एक और व्याख्या आपके लिए। इसके बाद में कितनी व्याख्या रहेगी देखते हैं अपन एक बार। हाँ भाई, 3 व्याख्याएं और रह गई, 3 व्याख्याएं और रह गई, फिर अपन क्वेश्चंस पे आएंगे सीधे, ठीक है। तो तसल्ली बना के रखो यार, और शांति के साथ पढ़ते रहो। पेपर की बात है, पूरे साल भर पढ़ा नहीं है फिर भी अपन अच्छे नंबर लाएंगे, देखना। तपे लाग अब जेठ अषाढ़ी, भये मौका है यह छाजनी गाड़ी, तन तिनवर या झूरो खरी, में विरहा आगरी सिर परी, सांठी नाही लगी बात को पूछा, बिनु जिए भय मोंज तन छूछा, बंद नाही और कंद न कोई, बाँक न आव कहों के हिरोही, ररी दुबरी भई टेक बिहूनी, थंब नाही उठी सके न थूनी। थंब क्या होता है? खंबा। और थूनी क्या होती है? खंबे को सहारा देने के लिए जो लकड़ियाँ होती है छोटी छोटी, उसको थूनी कहते हैं। उसी के ऊपर तो छप्पर है, जो टीन छप्पर है, वो टिका रहता है। बरस ही नैन चूहही घर महा, तुम है बिनु कंत न छाजन छाछा, कोरे कहाँ ठाठ नव साजा, तुम है बिनु कंत न छाजन छाजा। आया समझ में किस कविता की बात चल रही है? यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर कुछ ऐसा लाइन आ गए आपके सामने, मलिक मोहम्मद जायसी, याद कर लो इसको, मलिक मोहम्मद जायसी, थंब, थूनी, ये कुछ शब्द रट लो, मूंज, ठीक है, तिनुवर, जेठ अषाढ़ी, ये कीवर्ड होते हैं। और फिर समझ जाना मलिक मोहम्मद जायसी जी जो कि निर्गुण काव्य धारा से संबंध रखते हैं, निर्गुण में भी वो प्रेमाश्री शाखा से संबंधित कवि हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी की अमर रचना पद्मावत से लिया गया है। पद्मावत में राजा रतन सेन और रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी की कहानी रहती है। यह अंश, और ये चित्तौड़गढ़ में चलता है पूरा सीन, राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला। यह अंश नागमती वियोग से संबंधित है, जहाँ रतन सेन के वियोग में नागवती की करुण दशा का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत हुआ है। देखो नागमती कौन थी? ये पहली पत्नी थी, चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सेन की पहली पत्नी नागमती थी। लेकिन एक तोता रहता है जिसका नाम क्या रहता है? हीरामणि, ठीक है। वो तोता बताता कि सिंगल द्वीप पर एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। तो राजा उसको पा भी लेता है कठिनाइयों को पार करते हुए, और राजा उसको अपने राज्य में रख लेता है। उसका नाम होता है पद्मावती, बहुत सुंदर होती है वो। तो नागमती है, अपने पति को अभी भी चाहती है, लेकिन वो उनकी यादों में खोई रहती है कि मेरे पति कहाँ चले गए, क्योंकि वो सिंगल द्वीप पे चले जाते हैं पद्मावती को लेने के लिए। और वो थोड़ा चिढ़ती भी है क्योंकि उनकी जो दूसरी पत्नी है जिसका नाम पद्मावती रहता है, वो उनके साथ में रहती है। दोनों प्रेम चाहती है, किससे? राजा रतन सेन से। नागमती का जो दिल का दर्द है ना, वो बताया गया है यहाँ पर। तो प्रसंग लिखिए, जब राजा रतन सेन नागमती से दूर हो जाते तब नागमती गहन विरह से व्याकुल हो उठती है। वह अपने शारीरिक क्षीणता, यानी कि शरीर कमज़ोर पड़ रहा है,
अपने राजा को याद कर करके मानसिक टूटन, मन भी कमज़ोर हो पा रहा है। अकेलापन, निराशा, आंसू से भरे जीवन का वर्णन करती इस पद्यांश में नागमती अपने विरह दुख की प्रकृति, देह, अपने शरीर, गर्भगृहस्थी के बिंबों के माध्यम से व्यक्त करती है अपने दुख को। व्याख्या देखिए, नागमती कहती है कि अब मेरे जीवन में जेठ आषाढ़ जैसी भयंकर गर्मी लगने लगी है। तो ये गर्मी दोस्तों बड़ी परेशान करती है ना, गर्मियों में जैसे कि अप्रैल मई की जो में लू जो चलती है। यह विरह मेरे लिए किसी भारी रोग की तरह हो गया है। यहाँ कवि ने विरह की ज्वाला की तुलना जेठ आषाढ़ की प्रचंड गर्मी से की है। छादनी गाड़ी का आशय, यह दुख बहुत गहरा है, असह्य यानी कि सहन नहीं हो रहा है। मेरे जो पति है, मेरा जो आदमी है, वो मेरे से बिछड़ गया है, वो किसी और रानी को लेके आ गए यहाँ पे। शरीर को खा जाने वाला बन गया है ये दुख। मेरा शरीर सूखकर बहुत दुबला पतला हो गया है। ये नागमती कह रही है, मैं मानो खड़ी खड़ी झूल रही हूँ, यानी कि झूल रही हूँ। ऐसा लगता है मेरे सिर पर विरह की आग आ पड़ी हो। यहाँ नागमती की शारीरिक दशा दिखाई गई है कि विरह केवल मानसिक पीड़ा नहीं रहा है, अब तो वह शरीर को भी जला रहा है। तो टेंशन में क्या होता है, इंसान चिंता करता है, बहुत ज़्यादा सूख जाता है। वैसे ही नागमती आगिरी शब्द से विरह की दाहकता तीव्र रूप से उभरती है। अब मेरे पास में, अब नागमती आगे कहती है, मेरे पास में कोई स्नेह नहीं, मेरे को प्यार करने वाला कोई नहीं है जो मेरा हालचाल पूछे। प्राणहीन सा मेरा शरीर मूंज की तरह खोखला हो गया। मूंज भी खोखली होती है। यहाँ विरह जनित अकेलेपन और जीवन शून्यता का चित्र है, मतलब जीवन खाली खाली लग रहा है नागमती को। मूंज तन छूछा अत्यंत प्रभावी उपमा है। जैसे मूंज भीतर से खोखली होती, वैसे ही नागमती का जो शरीर है और मन है खाली हो गए उनके पति के जाने के बाद में, क्योंकि उनका पति है वो सिंगल द्वीप पे, यानी कि जो आज का श्रीलंका है उसी का पुराना नाम सिंगल द्वीप था। तो वहाँ पर वो पद्मावती को लेने के लिए चला जाता है। न मेरा कोई, आगे कहता है, ये नागमती कहती है, न मेरा कोई अपना है, न कोई सहारा देने वाला। मेरे मुंह से वाणी भी नहीं निकलती, मैं रो कर अपना दुख किसे कहूँ। इस पंक्ति में विरहिणी की सामाजिक और भावनात्मक असहायता सामने आती है, यानी कि वो हेल्प ही नहीं कर पा रही, कुछ कर ही नहीं पा रही है। इस स्थिति में वो इतनी पीड़ित परेशान है कि बोलने की शक्ति नहीं बची है। रो रो कर मैं बहुत दुर्बल हो गई हूँ और हर सहारे से वंचित हूँ। जैसे खंबा ही ना रहे तो टेकने वाली थूनी कैसे टिकेगी। यानी कि देखो यहाँ पर थंब एक शब्द आया है, थंब यानी कि खंबा या पोल। देखो नीचे से थर्ड लाइन में देखो, थंब ना ही उठी सके न थूनी। तो जब खंबा ही गिर गया तो उसको सपोर्ट करने वाली थूनी क्या करेगी, थूनी यानी कि छोटी लकड़ी। तो उनके पति नहीं है तो वो क्या करेंगे जी के, ऐसा सोच रही है। यहाँ थंब और थूनी का रूपक अत्यंत सुंदर प्रियतम को आधार स्तंभ माना गया है। उसके बिना जीवन ग्रह यानी कि जीवन है, गृहस्थी का जीवन वो टिक नहीं सकता। यह विरह की निर्भरता और टूटन का उत्कृष्ट चित्र है, यानी कि इंसान टूट रहा है और निर्भर है अपने पति पर। मेरी आंखें लगातार बरस रही है, घर के भीतर जैसे आंसू टपक रहे हैं। हे प्रिय, आपके बिना न घर में छाया है, न कोई रक्षा है, न कोई सुख है। या नागमती के आंसू बरसात जैसे बताए गए हैं। छाजन छाहो में घर की छत, सुरक्षा, शरण और जीवन सुख सबका भाव समाहित है। अब नए वस्त्र, श्रृंगार और सजावट का क्या मतलब है। हे प्रिय, आपके बिना कोई सजावट मुझे सुहाती नहीं है, कोई गहना मुझे अच्छा नहीं लगता। विरह की चरम अवस्था में बाहरी सौंदर्य अर्थहीन हो जाता है। तो जब ब्रेकअप होता है ना, तो इंसान को अपने शरीर को सजाना भी अच्छा नहीं लगता ना, उसे कपड़ा पहनना पसंद होता है ना, ज्वेलरी। नागमती के लिए प्रिय की उपस्थिति ही जीवन का वास्तविक श्रृंगार है। प्रिय कौन है उनके लिए? राजा रतन सेन। प्रिय के बिना वस्त्र और आभूषण शोभा नहीं देते। विशेष देखिए, ये पद्यांश विरह की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक पीड़ा का अत्यंत संवेदनात्मक चित्र प्रस्तुत करता है। नागमती केवल दुखी नहीं बल्कि विरह से वो जल रही है, सूख रही है, टूट रही है और खाली हो रही है अंदर से। जेठ आषाढ़ जैसे महीनों का उल्लेख करके ऋतु सूचना नहीं है, यहाँ तो विरह की दाह को प्रकृति से जोड़ता है। यानी कि बिछड़न में इंसान के मन में आग लग रही है, वैसी आग जो कि जेठ आषाढ़ के महीने में लगती है। मध्यकालीन काव्य में ऋतु के माध्यम से भाव की अभिव्यक्ति एक महत्वपूर्ण शैली थी। छाजन, थंब, थूनी, घर, साजा जैसे शब्दों द्वारा कवि ने विरह को घर गृहस्थी की भाषा में व्यक्त किया है। इसे नागमती का दुख अत्यंत मानवीय और निकट अनुभव बन जाता है। मूंज, तन छूछा, विरह आग, थंब, थूनी, नयन बरसना, ये सभी बिंब विरह की तीव्रता को मूर्त रूप देते हैं।
पूरे पद्यांश में करुण रस का अत्यंत प्रभावी संचार है। विरहिणी नायिका की अकेलापन क्षीणता यानी कि शरीर कमज़ोर हो रहा है, रोदन यानी कि रो रही है, पाठक के मन को भी द्रवित कर दिया। कहीं ना कहीं हम भी इमोशनल हो जाते हैं, बेचारी बहुत परेशान है ना, अपने आदमी के चले जाने से। भाषा में लोक जीवन का स्पर्श यानी कि स्थानीय बोलचाल को शामिल किया गया। कठिन दार्शनिकता के बजाय सहज बोलचाल के ग्रामीण और घरेलू बिंबों के भाव व्यक्त किए गए हैं। बिंब यानी कि दोस्तों आपके मन में जब चित्र आते हैं, जैसे कि मैंने बोला तालाब में मैंने पत्थर फेंका, काफ़ी तरंगे चलने लगी, एक मछली आ गई, ये सब आपके मन में चल रहा ना, तो इसे बिंब कहते हैं। यही जायसी की जी बड़ी शक्ति है, मलिक मोहम्मद जायसी की। बिंबों का अच्छा प्रयोग करते थे वो। आगे चलते हैं, सेकंड लास्ट कविता रहेगी सिंघल द्वीप। दोस्तों सिंघल द्वीप का अभी मैंने आपको बताया है कि ये तो मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखी गई कविता होगी सिंघल द्वीप। आपको कीवर्ड देखना है यार, है ना, फिर तो लिख देंगे जोड़ तोड़ के। ओ सो पदुमणि बरनी सुनाओ, बरन के दर्पण भांति विशेखा, जेहि जस रूप सो तैसई देखा, धनी सो दीप जह दीपक नारी, सो पदुमणि दई अवतारी, सात दीप बरन ही सब लोगु, एकौ दीप न ओहि सर जोगु, दिया दीप नहीं तस उजियारा, सरा दीप सरी होई न पारऊ, जम्बू द्वीप कहो तस नाही। देखो एक तो सिंगल द्वीप की चर्चा हो रही है, पहले इसको पढ़ लेना, और दूसरा जम्बू द्वीप। बहुत सारे द्वीप आइलैंड टापू, लेकिन सिंगल द्वीप जैसा कोई सुंदर नहीं है। कवि यही बताना चाह रहा है यहाँ पे। पूजन लंक दीप परछाही, दीप कुस्थल आरन परा, दीप महुस्थल मानुस हरा, एक संसार प्रथमे आए सातों दीप, एकौ दीप न उत्तिम सिंगल द्वीप समीप। यानी कि दुनिया में बहुत सारे टापू हैं, लेकिन इसकी प्राकृतिक सुंदरता की कोई होड़ नहीं कर सकता, सिंगल द्वीप सबसे बेस्ट है। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश सूफी प्रेमाख्यान परंपरा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है पद्मावत, वहाँ से लिया गया है। इसमें कवि पद्मिनी के देश यानी कि जो पद्मावत रहती है ना, उसी का नाम पद्मिनी है। उसका देश सिंगल द्वीप का अनुपम अलौकिक यानी कि इस जगत का ही नहीं लगता, वो तो बहुत सुंदर है, पहाड़ है, सब है वहाँ पे, अतिशय सौंदर्यपूर्ण वर्णन करते हैं। यह अंश सिंगल द्वीप वर्णन खंड के रूप में प्रसिद्ध है। प्रसंग देखिए, कवि यहाँ कथा को आगे बढ़ाते हुए पहले सिंगल द्वीप का वर्णन करते हैं, क्योंकि वहाँ पद्मिनी का जन्म हुआ। पद्मिनी के रूप वर्णन से पहले उसके देश की महिमा दिखाना कवि का उद्देश्य है, इसलिए कवि कहते हैं कि अब मैं सिंगल द्वीप की कथा कहूँगा, उस पद्मिनी का वर्णन सुनाऊंगा जिसका रूप बहुत सुंदर है, अद्वितीय, उसका जैसा तो है नहीं। पद्यांश की व्याख्या देखिए, कवि कहता है कि अब मैं सिंगल द्वीप की कथा सुनाऊंगा और उसी के साथ पद्मिनी का वर्णन भी सुनाऊंगा आपको। यही तो है लाइन, देखो ना, सिंगल द्वीप कथा अब गाओ, ओ सो पद्मिनी बरनी सुनाओ। यानी कि सिंगल द्वीप की और रानी पद्मिनी की कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ। यहाँ कवि भूमिका बांध रहा है कि वह श्रोता को संकेत करता है कि आगे जो वर्णन आएगा वह साधारण नहीं होगा, अत्यंत रमणीय होगा और महिमामय होगा। सिंगल द्वीप एक ऐसा निर्मल और विशिष्ट है जैसे दर्पण, शीशा जितना साफ रहता है वैसे सिंगल द्वीप है। जो जैसा है वो वैसा ही वहाँ पे दिखाई देता हो, चाहे वो पर्वत हो चाहे वो पानी हो। अर्थात वह द्वीप अत्यंत स्वच्छ, उज्ज्वल और स्पष्ट दर्पण उपमा से उसकी निर्मलता यानी कि बहुत स्वच्छ है, साफ है, पारदर्शिता और सौंदर्य व्यक्त हुआ है। धन्य है वह द्वीप जहाँ दीपक सी ज्योतिर्मयी स्त्रियाँ हैं, यानी कि दीपक की लो के समान सुंदर, इतनी तेजमयी महिलाएं हैं, और उनमें भी पद्मिनी तो मानो अवतार रूपा है। पद्मिनी भी काफ़ी खास है और लगता है कि अवतार रूप है। यहाँ कवि सिंगल द्वीप की इस तरह की सुंदरता की प्रशंसा करते हैं, पर साथ ही बताते हैं कि पद्मिनी उनमें भी सर्वश्रेष्ठ है। सबसे बेस्ट सुंदर कौन है? पद्मिनी। लोग संसार के सातों द्वीपों का वर्णन करते हैं, पर उसमें से एक भी द्वीप सिंगल द्वीप की बराबरी नहीं कर सकता है। यहाँ कवि ने अतिशयोक्ति अलंकार के द्वारा जो सिंगल द्वीप था, श्रीलंका था, उसकी जो अद्वितीयता स्थापित की, यानी कि उस जैसा कोई द्वीप नहीं है। सॉरी, किसी दूसरे द्वीप में ऐसा प्रकाश और उजाला नहीं है। कोई भी द्वीप इसकी समता यानी कि इसके जो होड़ नहीं कर सकता। जहाँ उजियारा केवल भारी चमक नहीं बल्कि समृद्धि, पवित्रता और सांस्कृतिक विभाव का सूचक है। कवि कहता है कि जम्बू द्वीप भी उसके समान नहीं है और लंका भी उसकी बराबरी करने योग्य नहीं है। अर्थात भारतीय और पौराणिक प्रसिद्ध भूभाग भी सिंगल द्वीप के सामने फीके पड़ जाते हैं।
अन्य द्वीप चाहे स्थलीय विस्तार या प्राकृतिक रूप से अच्छे हो, पर मनुष्य की सुंदरता, श्रेष्ठता और जीवन माधुरी की दृष्टि से सिंगल द्वीप सबसे बढ़ है। यहाँ कवि द्वीप की प्राकृतिक रमणीयता और मानव सौंदर्य दोनों को एक साथ रखता है। समूचे संसार में यदि सातों द्वीपों को सामने रखा जाए तो भी कोई द्वीप सिंगल द्वीप के निकट नहीं पहुँच सकता सुंदरता में। तो कुल मिला के सिंगल द्वीप सर्वश्रेष्ठ, अनुपम, अद्वितीय है। विशेष देखिए, यह पद्यांश जायसी की वर्णन कला का सुंदर उदाहरण वे केवल सूचना नहीं देते बल्कि पूरे सौंदर्य लोक की रचना करते हैं। सातों द्वीपों में भी सिंगल द्वीप की बराबरी न होना, उसकी अनुपम शोभा और उजियारा, ये सब अतिशयोक्तिपूर्ण होते हुए काव्य सौंदर्य को बहुत बढ़ाते हैं। दर्पण भांति उपमा अत्यंत प्रभावशाली, इससे द्वीप की निर्मलता, स्वच्छता और सौंदर्य का मूर्त चित्र बनता है। कवि पहले उसके देश की महिमा बताकर पद्मिनी के अलौकिक रूप की भूमिका तैयार करता है और इससे पद्मिनी का चरित्र है और भी अधिक दिव्य प्रतीत होता है कि वो तो अवतार रूपा है, बहुत सुंदर है। लास्ट व्याख्या देख लीजिए। घन आनंद प्यारे सुजान सुनऊ, जिही भातिन हऊ दुख सूल सहूँ, नहीं आवनी औधी न रावरी आस, इते पर एक सी बाट चाहूँ, यह देखी अकारण मेरी दशा, को बुझे तो ऊपर कौन कहूँ, जीव नेकु विचारी के देहु बताए, हा पिए दुरीति पाए गहूँ। दोस्तों, आप गणानंद जी के बारे में जानते होंगे, रीति मुक्त कवि हैं। अपनी भावनाओं को स्वच्छंद रूप से इन्होंने प्रकट किया है। और ये सुजान नाम की एक डांसर रहती है दरबार में, एक राजा के दरबार में, उससे प्यार कर बैठते लेकिन वो मिलन नहीं हो पाता और अंत में अपनी प्रेमिका को याद करके विरह में वो वृंदावन चले जाते हैं। वृंदावन मथुरा के पास में, वहाँ अपना जीवन बिताते हैं बचा हुआ। तो प्रस्तुत पद्यांश गणानंद द्वारा रचित है। यह पद्यांश उनके विरह वेदना यानी कि अपने प्रेमिका से वो बिछड़ गए हैं प्रधान काव्य का अत्यंत मार्मिक उदाहरण है ये। गणानंद को रीतिकाल में एक ऐसे कवि के रूप में देखा जाता है जिनकी कविता में निजी प्रेम अनुभूति, खुद की प्रेम की अनुभूति, विरह की तीव्रता, करुण संवेदना और आत्मनिवेदन, यानी कि सीधे वो प्रेमिका से ही बात कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। प्रसंग देख लो। विरह से पीड़ित प्रेमी अपने प्रिय यानी कि कवि जो हैं वो सुजान को याद कर रहे हैं, सुजान से अपनी दशा कह रहे हैं। वह कहता है कि ऐसा ये दुख झेल रहा हूँ, मतलब सहन नहीं हो रहा है दुख मुझसे, न आपके आने की कोई निश्चित अवधि है, नहीं मिलने की कोई आशा मुझे लगता है, ऐसा ये कवि सोच रहे हैं। ऐसी दशा में मैं केवल एक ही उपाय चाहता हूँ, किसी प्रकार से प्रिय से मिलन हो जाए मेरा, कम से कम मेरी पीड़ा का कोई तो हल बताए। व्याख्या देखिए। कवि अपने प्रिय सुजान से कहता है, प्रिय सुजान सुनिए, मैं किस प्रकार दुख के सूल सह रहा हूँ। यहाँ दुख सूल का अर्थ ऐसी पीड़ा बोध जो कांटे या सूल की तरह हृदय को निरंतर चुभता रहे। कवि का विरह जो है मतलब अपनी प्रेमिका से बिछड़ गए हैं, दर्द हो रहा है दिल में, साधारण दुख नहीं है बल्कि तीखी चुभती वेदना है। इस पंक्ति में आत्मनिवेदन और करुण पुकार दोनों है। न तो आगे कवि कहते, न तो आपके आने की कोई निश्चित अवधि है, न ही आपके मिलने की कोई स्पष्ट आशा है मुझे। ऐसी स्थिति में मैं केवल एक राह देख चाहता हूँ, अर्थात विरही प्रेमी प्रतीक्षा में, पर प्रतीक्षा अंत कब होगा ये उसको मालूम ही नहीं है। न समय निश्चित है, न आशा स्थिर है, इसलिए वह किसी एक समाधान, एक मार्ग, एक मिलन संभावना की आकांक्षा करता है। मेरी यह बिना कारण बिगड़ी दशा देखकर यदि कोई पूछे तो मैं उससे क्या कहूँ। मतलब सामने वाला पूछ सकता है, भाई इतना परेशान क्यों तुम। या प्रेमी की मानसिक स्थिति अत्यंत दयनीय और उसका दुख अंतरंग है, यानी कि वही उसका दुख समझ सकता है किस दुख से वो गुजर रहा है। वह किसी दूसरे से कह नहीं सकता। प्रेम की पीड़ा सार्वजनिक नहीं होती। जब ब्रेकअप होता है ना तो इंसान अपने दुख को थोड़ी बताता बाजार में, वह भीतर ही भीतर खाती रहती है उसको चिंता। ऊपर कौन कहूँ मैं, यही लाचारी और संकोच व्यक्त है। मतलब मैं किससे कहूँ अपनी वेदना। मेरे हृदय की दशा पर थोड़ा विचार करके कोई उपाय तो बताइए। हाय प्रिय दूर है, इसलिए मैं उसके चरण भी नहीं पकड़ सकता। यहाँ विरह अपनी चरम स्थिति, करुण स्थिति में है। प्रेमी को लगता है कि यदि प्रिय सामने होते तो वह उनके चरण पकड़ लेते, विनती कर लेते, पर दूरी होने के कारण वह ये भी नहीं कर सकते हैं। यह दूरी केवल भौतिक नहीं, भावनात्मक वेदना का विस्तार भी है। आगे देखिए, विशेष देखिए, क्योंकि यार 4-5 पेज तो भरने पड़ेंगे ना अपने को, काम थोड़ी चलेगा। 20 नंबर का क्वेश्चन है। विरह वेदना की तीव्र अभिव्यक्ति हुई यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेमिका का दुख जो है वो दुख सूल के रूप में आया है, जिससे पीड़ा की तीक्ष्णता स्पष्ट होती है। बहुत पीड़ा हो रही है ब्रेकअप के बाद।
ब्रेकअप का मिल ही नहीं पाए। गणानंद की कविता का यही सबसे बड़ा गुण है कि वे विरह को बाहरी सजावट से नहीं बल्कि भीतर की सच्ची अनुभूति से व्यक्त करते हैं। दूसरा विशेषता है आत्मनिवेदन की शैली। यह शैली गणानंद की कविता को बहुत मार्मिक बना देती है। यहाँ कोई कृत्रिम अलंकरण नहीं है, यानी कि बनावटी कोई अलंकार नहीं है, बल्कि हृदय की सीधी पुकार है। तीसरी विशेषता करुण रस की प्रधानता। पीड़ा, असहायता, प्रतीक्षा, निराशा और विनती, ये सभी करुण भाव को प्रबल बनाते हैं। आगे है फोर्थ विशेषता, रीतिमुक्त काव्य धारा की विशेषता। देखो गणानंद है, उनको रीतिकाल के भीतर रीतिमुक्त प्रवृत्ति का कवि माना जाता है, यानी कि वो संस्कृत के कोई ग्रंथों का नियम फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि उनकी कविता में केवल नायिका भेद। नायिका भेद का मतलब क्या होता है? 3 प्रकार की स्त्री मैंने बताई थी। एक तो सामान्य स्त्री जो किसी से अटैचमेंट नहीं रखती, किसी से प्यार नहीं करती, किसी से बंधन नहीं होता उसका। दूसरा होता है सबकी स्त्री जो अपने पति से प्यार करती है सिर्फ। तीसरी होती है परकीय स्त्री जो कि अपने पति के अलावा दूसरों पुरुषों पर भी निर्भर हो जाती है, उनसे भी प्यार कर बैठती है। यह अलंकारिक प्रदर्शन नहीं मिलता गणानंद की कविता में, बल्कि सब अनुभूति और अंतरंग प्रेम, ये तो अपनी ही भावनाएं बताते रहते हैं। इस पद्यांश में यह भी गुण स्पष्ट है। 5वीं विशेषता सरल और हृदयग्राही भाषा, मतलब हृदय में धारण हो जाती भाषा। भाषा ब्रज है पर अत्यंत सहज और भाव में है, शब्द जटिल नहीं है, फिर वे गहरी चोट करते हैं। दुखशूल, आवनी, औदी, पाए, गहूँ जैसे पद भाव को अत्यंत सघन बना देते हैं। संक्षिप्तता में गहनता, कुछ ही पंक्तियों में कवि ने विरह की पूरी मनोभूमि खड़ी कर दी है। पीड़ा, प्रतीक्षा, लाचारी, लोक संकोच, प्रिय की दूरी और मिलन की उत्कट इच्छा, मिलने की इच्छा जो है वो बढ़ती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2, भूमिका रहीम के काव्य का अभिव्यक्ति कौशल का वर्णन करें। बहुत ही शानदार सवाल है भाई, 20 नंबर का ये सवाल आ चुका है दोस्तों, ठीक है। और इसको वापस से देखने जा रहे हैं क्योंकि इस उम्मीद के सहारे कि ये रिपीट होगा, ठीक है। अब 6 वीडियो मैंने बना दिए यार, सारे क्वेश्चन तो शामिल कर दिए उसके अंदर, कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है। तो देखिए भूमिका, देखिए रहीम हिंदी काव्य धारा के ऐसे कवि हैं जिनके यहाँ पर नीति, लोक अनुभव, संवेदना, भक्ति और मानवीय व्यवहार, बुद्धि का अद्भुत संगम मिलता है। वे केवल उपदेशक कवि नहीं है बल्कि जीवन को बहुत निकट पास से देखने वाले कलाकार हैं। रहीम, उनके दोहे छोटे तो हैं पर उनका अर्थ काफ़ी बड़ा निकलता है, गहरा निकलता है। उन्हें मध्य युगीन नीति और दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि के रूप में भी जाना जाता है। पहला देखिए मुख्य भाग, देखिए इंट्रो लिख दिया। काव्य भाषा और शैली देखिए इनकी। रहीम की जो काव्य भाषा है सरल है, सरस है, रस आता है इसमें, है ना। संक्षिप्त, छोटी है, प्रभावपूर्ण है। उन्होंने ब्रज और लोक प्रचलित हिंदी का एक ऐसा रूप अपनाया जो सीधे हृदय में उतरता है। उनकी शैली की सबसे बड़ी विशेषता है कम शब्दों में गहरी बात रखना। उदाहरण देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यहाँ पर भाषा अत्यंत सहज है, कंफर्टेबली आप पढ़ पाते हैं, पर प्रेम संबंध की सूक्ष्मता बड़ी कलात्मकता से व्यक्त हुई है। इसी तरह रहीमन निजमन की व्यथा, व्यथा यानी कि दुख, मन ही राखो गोय। इस दोहे में भी मनोवैज्ञानिक गहराई है और शैली की कसावट भी है। रहीम की शैली उपदेशात्मक होते हुए बोझिल नहीं लगते हैं, आपको लगता नहीं कोई ज्ञान दे रहा है। वह अनुभव से निकली हुई लगती है। मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग भी मिलता है। रहीम के काव्य का बड़ा बल उनका लोक संपर्क है। उन्होंने आसपास के गाँव में जहाँ वो रहते थे वहाँ प्रचलित मुहावरों, व्यवहार, जीवन दर्शनों और लोकोक्तिपरक कथनों को अपनी कविता में बहुत प्रभावी ढंग से अपनाएं। इसलिए उनके दोहे केवल साहित्यिक नहीं बल्कि जीवन के सूत्र बन गए हैं। उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, यानी कि पानी एक तो जीवन का आधार होता है और दूसरा पानी का मतलब यहाँ प्रतिष्ठा से, खुद की इज्जत से लिया गया है। इंसान को अपनी इज्जत तो बना के रखनी चाहिए ना। यहाँ पानी केवल जल नहीं बल्कि मान मर्यादा, प्रतिष्ठा और जीवन मूल्य का लोक प्रचलित बिंब है। इसी प्रकार जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, यह लोक अनुभव से निकला हुआ कथन है, यानी कि उन्होंने रटी रटाई बातें नहीं बोली, जो जीवन में जिया उन्होंने वही बातें बोली। रहीम के दोहों में खेत, धागा, पानी, सुई, तलवार, वृक्ष, फल, संगति जैसे सामान्य जीवन के शब्द आते हैं। यही उनकी अभिव्यक्ति को जन सामान्य के निकट बनाता है, यानी कि हर कोई है, हर कोई जनता है, वो अपने करीब महसूस करती है रहीम की रचनाओं को। तीसरा पॉइंट देखिए, कल्पना, ध्वनि और शब्द शक्ति। रहीम की कल्पना लोक जीवन से जुड़ी है पर उसमें काव्यात्मक चमक भी है। वे साधारण वस्तु से असाधारण अर्थ प्रकट कर देते हैं। जैसे
रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। अरे जहाँ सुई काम आ रही है वहाँ तलवार कैसे काम कर ही सकती है। यहाँ सुई और तलवार का बिंब केवल वस्तु वर्णन नहीं है बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। यानी कि कई बार कुछ ऐसी वस्तुएं, कुछ ऐसे व्यक्ति काम आ जाते हैं जिनसे हमने कभी अपेक्षा नहीं की थी। तो उनके काव्य में ध्वनि भी अत्यंत समृद्ध है, गा सकते हैं, अपन गीतात्मक शैली है, प्रत्यक्ष कथन से अधिक अप्रत्यक्ष अर्थ खुलते हैं। यानी कि कवि कहना तो कुछ और चाहता कि भाई जहाँ तलवार नहीं काम आ सकती वहाँ पर सुई काम आ सकती है, लेकिन अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो बहुत कुछ निकाल सकते हैं इसका अर्थ। देनहार कोई और है भेजत सो दिन रैन, देने वाला कोई और ही है। यहाँ दाता के रूप में ईश्वर की ओर संकेत परिभाषा सीधी और पोलाइटनेस है। भाषा में रहीम शब्दों को इस प्रकार बरतते हैं कि उसमें अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों स्तर पर शब्द शक्ति हैं वो यूज होती है। अब यहाँ पे इनका मतलब नहीं बताऊँगा, अभिधा, लक्षणा ये सब क्या होते हैं, तो व्याकरण में पढ़ते हो ना। निष्कर्ष देखिए, रहीम का अभिव्यक्ति कौशल, उनकी सरल भाषा, प्रभावशाली शैली, लोकधर्मी मुहावरों, सजीव कल्पना, गहन ध्वनि और प्रखर शब्द शक्ति में निहित है। यही कारण है कि उनके दोहे आज भी कंठस्थ किए जाते हैं, क्योंकि वो जीवन मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, बिहारी। ये बिहारी है दोस्तों की कविता में श्रृंगार, सौंदर्य और प्रेम को बताइए। बिहारी लाल पूरा नाम था और ये बिहार के नहीं रहने वाले थे। ये कहाँ के? ग्वालियर में जन्मे थे और अधिकतर समय आगरा और जयपुर में बिताया था इन्होंने। रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी लाल हिंदी साहित्य में अपनी प्रसिद्ध रचना बिहारी सत्सई के कारण अमर हैं। उनकी कविता का मुख्य आधार श्रृंगार, सौंदर्य, प्रेम है। उनके यहाँ राधा कृष्ण प्रेम, सौंदर्य की अभिव्यक्ति अधिक लौकिक मिलेगी, मानवीय रूप में मिलती है। यही कारण है कि उनकी कविता मनोवैज्ञानिक, कलात्मक और अत्यंत प्रभावशाली बन जाती है। तो आगे देखिए, संयोग और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार का मतलब आकर्षण, मिलन, बिछड़न, ये सब आता श्रृंगार में। तो बिहार की कविता में संयोग श्रृंगार अत्यंत सजीव, चंचल और संकेतपूर्ण रूप में मिलता है। वे प्रेमियों की छोटी छोटी चेष्टाओं से भी पूरे प्रेम दृश्य को जीवंत कर देते हैं। ये दोस्तों अपन ने इसकी व्याख्या सीखी हुई है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैन नु ही सब बात। तो भरे भवन में बिना बोले ही आंखों से बातें करने लगते हैं प्रेमिका और प्रेमी। तो इस पद में नायक नायिका भरे भवन में केवल आंखों से के संकेतों से प्रेम की सारी बातें कर लेते हैं। इस दोहे में कहना, नखरे करना, रीझना, रूठना, मिलना, खिलना, लजाना यानी संकोच करना, इन सभी भावों को केवल नयन व्यापार से व्यक्त किया गया, यानी कि आंखों के माध्यम से ही सब कुछ बातें हो सकती हैं। वियोग श्रृंगार में बिहारी की संवेदना और भी गहरी हो जाती है। वियोग में प्रेम केवल आकर्षण नहीं रहता बल्कि पीड़ा, प्रतीक्षा, तड़प का रूप ले लेता है। बिहारी ने विहरणी नायिका की मन स्थिति, यानी कि एक ऐसी लड़की जो कि अपने प्रेमी से बिछड़ चुकी है, उसके मन में क्या चल रहा है, मन की भावनाएं, उसके क्षीण शरीर, बेचैन मन, स्मृति पीड़ा, यानी कि उसको यादें आती है पास्ट की, प्रेमी के साथ बिताए हुए पल। उनके यहाँ पर वियोग केवल रोदन नहीं बल्कि प्रेम की सच्ची प्रतीक्षा। बिहारी के काव्य दृष्टि में प्रेम के विविध रूपों का अत्यंत संक्षिप्त पर प्रभावपूर्ण चित्रण मिलता है। सौंदर्य चित्रण देखिए, बिहारी सौंदर्य के अत्यंत कुशल चित्रकार। वे नायिका के अंग सौंदर्य, हाव भाव, लज्जा, चितवन यानी कि चित्त में चल रहे विचार हैं, मुस्कान, चाल का अत्यंत बारीक चित्रण करते हैं। उनके यहाँ सौंदर्य स्थूल नहीं, बहुत बड़ा नहीं है सौंदर्य, बल्कि क्षण विशेष की चमक के रूप में आता है। वे आँख, बाहों, अधर यानी कि होंठ, कपोल, केस यानी कि बाल, चाल और अल्हड़ चेष्टा को ऐसे चित्रित करते हैं कि दोहे छोटे होते भी पूरे दृश्य सामने खड़े हो जाते हैं। यही कारण है कि बिहारी के दोहों को देखने में छोटे, घाव करने में गंभीर माना जाता है। प्रेम चित्रण देखिए, बिहारी का प्रेम मनोवैज्ञानिक और संकेत प्रधान है। उनके यहाँ प्रेम खुल कर कम इशारों में, यहाँ पर बिहारी के यहाँ पर एक विशेषता दोस्तों, प्रेमी और प्रेमिका खुल के बात नहीं करते हैं, वो इशारों में बात कर लेते हैं। नेत्र, बाहों यानी कि आईब्रो, मुस्कान, स्माइल, मान, संकोच, मिलन, विरह, सब प्रेम की भाषा बन जाते हैं। उनका प्रेम केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि मानवीय अनुभव से जुड़ा हुआ जीवंत प्रेम है। इसलिए राधा कृष्ण भी उनके यहाँ आम प्रेमी प्रेमिका की तरह दिखाई देते हैं। यही बिहारी की सबसे बड़ी कला है। हो गया याद? बहुत बढ़िया। निष्कर्ष देखिए, बिहारी की कविता में संयोग और वियोग, श्रृंगार, नारी सौंदर्य तथा प्रेम की सहानुभूति का अद्भुत समन्वय मिलता है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता कि वे कम शब्दों में प्रेम के अनेक रंग भर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अब। बिहारी की कविता
कि काव्य भाषा और काव्य रूप को आपको बताना है। तो बिहारी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हो गए। कोई भी सवाल आए दोस्तों, अब लिखने के लिए तो कंटेंट है ही आपके पास में। ध्यान देना भाई, जो इन 3 वीडियो को देख लेगा काम बन जाएगा उसका। कौन कौन सी? जून में जो पेपर लगा था 2025 में, दिसंबर वाला मुझे मिला ही नहीं यूट्यूब पे, ना गूगल पे मिला। किसी के पास है तो भेज देना, उसको भी सोल्व करवा दूंगा। और 2 गेस पेपर ही हो गए। इतना बहुत है, किताब से भी नहीं पढ़ पाओगे आप, ना ही किसी क्लास में ऐसा सीख पाओगे। बिहारी को रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाना जाता, आप जानते हैं। बिहारी लाल ने बिहारी सतसई नाम का ग्रंथ लिखा जिसमें 700 श्लोक दोहे थे। बिहारी सतसई को हिंदी की सतसई परंपरा और मुक्तक काव्य यानी कि नियमों में नहीं बंद करके लिखा गया सर्वोत्कृष्ट रचना माना गया है। इसमें श्रृंगार, नीति, भक्ति, प्रेम, सौंदर्य और जीवन का अनुभव बताया गया संक्षिप्त रूप में, परंतु प्रभावशाली है। काव्य भाषा देखिए, बिहारी की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। यह ब्रज भाषा परिष्कृत यानी कि बहुत एडवांस, थोड़ी सी अच्छी लेवल की है। साहित्य के मधुर, कलात्मक है। उनके समय तक ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में पूरी प्रतिष्ठा पा चुकी थी और बिहारी ने उसे अत्यंत निपुणता से बरता। उनकी भाषा में माधुर्य, कोमलता, ललितता और व्यंजना शक्ति का अद्भुत मेल है। बिहारी की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता की समास शक्ति, शब्दों का मिलन। वे बहुत कम शब्दों में बहुत अधिक भाव भर देते हैं। यही कारण है कि उनके दोहे जो हैं बिहारी जी के, छोटे होते हुए भी अर्थ काफ़ी ज़्यादा गंभीर देते हैं। एग्जाम्पल यही दे सकते हैं बार बार, कहत नटत रिजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैन नहीं सब बात। इस एक दोहे में प्रेम के अनेक मनोभाव जैसे कहना, नखरे करना, प्रसन्न होना, रूठना, मिलना, खिलना और लजाना। खिलना मतलब मन प्रसन्न हो जाता है, मुंह पे मुस्कान हो जाती है। यह बिहारी की भाषा की सघनता का श्रेष्ठ उदाहरण। आगे देखिए, उनकी भाषा में अलंकारिकता भी बहुत प्रबल है। उपमा, रूपक, श्लेष, अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग मिलता है, किंतु भाषा बोझिल नहीं होती। बिहारी शब्द चयन में अत्यंत सावधान है। एक एक शब्द अर्थ का भार उठाता है। एक एक शब्द है ना वो वजनीय भाई, वजनदार है। इसी कारण उनकी कविता में चमत्कार और मर्म दोनों साथ साथ चलते हैं। काव्य रूप देखिए, बिहारी का काव्य रूप मुख्यतः है मुक्तक काव्य है। उनकी रचना बिहारी सतसई किसी प्रबंध काव्य जैसे कि रामचरितमानस है, ये प्रबंध काव्य है की तरह कथाक्रम में नहीं चलती, बल्कि प्रत्येक दोहा अपने आप में पूर्ण है, स्वतंत्र है, अर्थ संपन्न है, किसी पे डिपेंड नहीं है अर्थ। इसी दृष्टि से बिहारी जो हैं मुक्तक कला के सम्राट कहे जाते हैं। बिहारी सतसई को मुक्तक परंपरा की सबसे श्रेष्ठ रचना माना जाता है। उनका प्रमुख छंद दोहा है। दोहे जैसे छोटे छंद में बिहारी ने प्रेम, श्रृंगार, नीति, भक्ति की अद्भुत छवियाँ उपस्थित की है। यही उनकी काव्य कुशलता है। वे लंबी कहानी को कहे बिना एक दर से एक भाव, एक संकेत या एक अनुभव को तुरंत सजीव कर देते। उदाहरण के लिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यह काल, अली कली ही सौ बिंद्यो, आगे कौन हवाल। इस दोहे में कम शब्द में गहरा संकेत, व्यंग्य भी है, सौंदर्य, तीनों उपस्थित है। निष्कर्ष देखिए, बिहारी की काव्य भाषा ब्रज भाषा की मधुर परिष्कृत है, एडवांस है, अच्छी लेवल की है, अलंकार युक्त है, अत्यंत संक्षिप्त रूप है, छोटे शब्द है। जबकि उनका काव्य रूप मुक्तक और दोहा प्रधान है। बिहारी की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वे छोटे कलेवर में बड़े भाव को समेट लेते हैं। बिहारी की भाषा में समास शक्ति, माधुर्य और व्यंजना है तथा उनका काव्य रूप मुक्तक और दोहा आधारित है। यही उन्हें हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान दिलाता है बिहारी जी को। आगे चलिए, एक क्वेश्चन घनानंद जी से लिया है मैंने। घनानंद की कविता में प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार को बताइए। तो घनानंद रीतिकाल के उन विरल कवियों में हैं जिनकी कविता में प्रेम केवल काव्य विषय नहीं होता बल्कि जीवन की अनुभूति बनकर उपस्थित होता है। व्यक्तिगत प्रेम है वो दिखाते अपने पदों में। घनानंद को रीति मुक्त काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि के रूप में याद रखा जाता है। ये तो लाइन चिपकाई देना, घनानंद का नाम आते हैं कि ये रीति मुक्त, मैंने आपको बताया था ना, रीतिकाल के 3 धाराएं थी, 3 पार्ट थे, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। रीति मुक्त के हैं घनानंद। और उनके काव्य की प्रमुख विशेषता में सब अनुभूति परक प्रेम, यानी कि व्यक्ति खुद ही प्रेम महसूस करता है, सीधे बात करता है वो मन के अंदर ही प्रेमिका से। सूक्ष्म सौंदर्य बोध और मार्मिक श्रृंगार का विशेष उल्लेख मिलता है। घनानंद का प्रेम अपने समय के कई कवियों से अलग, अधिक आत्मिक, गहन और अनुभूति मूलक है। जैसा वो फील करते थे वैसा लिख देते थे। उनका सौंदर्य चित्रण भी विशिष्ट और सूक्ष्म है। प्रेम निरूपण देखिए, घनानंद को प्राय प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। घनानंद को प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है क्योंकि उनके यहाँ प्रेम में बाहरी चमत्कार से अधिक अंतर की वेदना,
समर्पण और तन्मयता मिलती है। उनका प्रेम वासना प्रधान, लस्ट नहीं उनके प्यार में, है ना, केवल फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है बल्कि हृदय की सच्ची व्यथा, दिल में जो सच्चा दुख दर्द उठता है उससे जुड़ा हुआ उनका प्रेम। प्रेम के प्रिय के वियोग यानी कि जब सुजान से बिछड़ जाते हैं तो कवि की आत्मा व्याकुल परेशान हो उठती है। कहते हैं घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, जी ही भातिन हो दुख सूल सहो, यानी कि सूल जैसा जो कांटा है वो मेरे हृदय में लगातार चुभ रहा है, सुजान तुम्हें याद करते ही। इस पंक्ति में प्रेमी का सीधा आत्मनिवेदन दिखाई देता है। यहाँ प्रेम दिखावा नहीं बल्कि भीतर धंसा हुआ दुखसूल है दिल के अंदर। इसी कारण घनानंद का प्रेम अधिक मानवीय और विश्वसनीय लगता है। तो इसी कारण घनानंद का प्रेम अधिक मानवीय और विश्वसनीय लगता है। कुछ आलोचकों ने माना कि उनके यहाँ विरह केवल काव्य रूढ़ी नहीं है बल्कि आत्मा की पीड़ा का रूप ले लेता है। मतलब काव्य में जिस तरह से परंपरागत रूप से विरह दिखाया जाता था वैसा विरह नहीं है, वो तो आत्मा की पीड़ा को, दुख दर्द को दिखा रहा है। सौंदर्य चित्रण देखिए, घनानंद के काव्य में सौंदर्य का चित्रण अत्यंत सूक्ष्म, कोमल और प्रभावपूर्ण है। उनका सौंदर्य अंकन अपने युग के कवियों से अलग अनूठा है। बिहारी का सौंदर्य अलग है भाई, और घनानंद का सौंदर्य अलग है। वे केवल नख सिख वर्णन यानी कि नाखून से लेकर सिर तक जो महिला का शरीर के अंगों का वर्णन है तक सीमित नहीं रहते बल्कि रूप के साथ भाव की चमक भी दिखाते हैं। उनके यहाँ प्रिय का सौंदर्य देखने की वस्तु मात्र नहीं है, मतलब महिला कोई वस्तु नहीं है कि उसका सौंदर्य देखें, बल्कि अनुभव की जाती हुई उपस्थिति है। नेत्र, मुख, चाल, लज्जा, कोमलता, इन सब का चित्रण जीवंत हो उठता है। इसलिए कवि घनानंद जो कि सुजान से प्रेम करते थे, चाहते थे उनको, उनका सौंदर्य वर्णन बनावटी ना होकर संवेदना से दीप्त रहता है, इमोशंस रहते हैं। श्रृंगार देखिए, घनानंद के काव्य में संयोग और वियोग, संयोग यानी मिलना, प्रेमिका और प्रेमिका, वियोग मतलब बिछड़ना, दोनों प्रकार का श्रृंगार मिलता है। श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं ना, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष, पर उनकी सबसे बड़ी शक्ति वियोग श्रृंगार है। मिलन के क्षणों में भी उनके यहाँ चंचलता, लज्जा, अनुराग और मधुरता रहती है, परंतु वियोग में उनका काव्य असाधारण मार्मिकता प्राप्त कर लेता है, दिल को छू जाती है लाइनें उनकी। यही कारण है कि उनका श्रृंगार केवल शारीरिक आकर्षण, फिजिकल अट्रैक्शन से नहीं बल्कि मन की गहराई से जुड़ा हुआ है, अनुभव बन जाता है। उनका श्रृंगार रीतिबद्ध कवियों की तरह केवल अलंकार प्रदर्शन नहीं बल्कि भाव सघनता से निर्मित है। इसलिए घनानंद के यहाँ श्रृंगार रस में करुणा, आत्मीयता और प्रेम की तपिश एक साथ मिलती है। निष्कर्ष में लिख दीजिए आप, अतः कहा जा सकता है घनानंद की कविता में प्रेम आत्मिक यानी कि जो कवि फील करते हैं अपनी आत्मा के दर्द को, और पीड़ा में सौंदर्य सूक्ष्म और भाव दीप्त भाव जग उठते हैं, तथा श्रृंगार मार्मिक और अनुभूति परक का यही गुण उन्हें रीतिकाल के अन्य कवियों से अलग करता है। तो घनानंद ने प्रेम को हृदय की सच्ची अनुभूति, सौंदर्य को संवेदना का प्रकाश और श्रृंगार को मानवीय मन की गहन अभिव्यक्ति बना दी। अगर आपके पास टाइम कम है तो एग्जाम में ये पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। याद करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मरना पड़ेगा यार, मरना पड़ेगा आपको। अगर टॉप करना है तो अच्छे नंबर लाने हैं तो कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा ना, या तो कंफर्ट जोन या फिर कुछ मेहनत। क्वेश्चन नंबर 6, घनानंद की कविता का शिल्प पक्ष बताइए दोस्तों। घनानंद से रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन बना दिए हैं, एक तो ये देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। घनानंद की कविता में प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार को बताइए। आगे मैंने कविता का शिल्प यानी कि कविता किस तरह से लिखते हैं घनानंद वो बताया है। तो रीतिकाल में घनानंद का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। इंट्रो लिख देना कवि के बारे में। ये ऐसे कवि हैं जिनकी कविता में केवल अलंकारिक चमत्कार नहीं होते, यानी कि सिर्फ अलंकार ही नहीं होते बल्कि अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्ति की कलात्मकता दोनों साथ साथ मिलती है। घनानंद को रीति मुक्त धारा का महत्वपूर्ण कवि माना जाता है, जिनकी कविता का प्रमुख आधार स्वानुभूत प्रेम यानी कि खुद की अनुभूति से किया गया प्रेम, विरह वेदना, हृदय की मार्मिक अभिव्यक्ति है। उनकी काव्य सफलता का एक बड़ा कारण उनका सशक्त शिल्प पक्ष है। शिल्प पक्ष मतलब किस तरह से लिखते हैं वो कविता। पहले तो काव्य भाषा, किस तरह की लैंग्वेज है। घनानंद की काव्य भाषा मुख्यतः ब्रज भाषा है, पर वह केवल परंपरागत ब्रज भाषा नहीं, उसमें कोमलता भी है, मधुरता है, लाक्षणिकता यानी कि कुछ पुराने नियम भी हैं। उसी भाषा में संस्कृत वगैरह के भाव के अनुकूल प्रवाह मिलता है। उनकी भाषा कृत्रिम बनावटी नहीं लगती, नकली नहीं लगती, बल्कि दिल से निकली हुई प्रतीत होती है। इसलिए
उनके विरह वर्णन पाठक के दिल को छू लेते हैं। उनकी भाषा परिष्कृत, साहित्यिक और अत्यंत व्यंजक ब्रज भाषा। उदाहरण के लिए, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, जी ही भातिन हो दुख सूल सहो। यहाँ भाषा सरल है पर दुख सूल शब्द पूरे विरह को तीव्र बना देते हैं। इसी तरह से बरस ही नयन पाए गहूँ आवनी औदी जैसे पद लोक जीवन से जुड़े हुए हैं, इसलिए भाषा में आत्मीयता आ जाती है। शब्द शक्ति देखिए आप, घनानंद की कविता में आपको अभिधा, लक्षणा और व्यंजना बचपन में सीखा हो ना, 10th में भी था, 12th में भी था, व्याकरण में। मैं नहीं पढ़ा हूँ भाई यहाँ पे, ठीक है। तीनों शब्द शक्तियों का सुंदर प्रयोग मिलता है, पर सबसे अधिक प्रभाव व्यंजना शब्द शक्ति का है। वे सीधे कम कहते हैं, संकेतों में अधिक जगह देते हैं। घनानंद कम कहते हैं लेकिन संकेत अधिक करते हैं। यही कारण है कि उनकी कविता पढ़ते समय भावों की गहराई स्वतः ही खुल जाती है। घनानंद की अभिव्यक्ति मार्मिकता और अंतरंग प्रेमानुभूति पर बल दिया गया है। उदाहरण के देखिए, नहीं आवनी अवधि नरावरी आस, यहाँ केवल प्रतीक्षा का उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि इसके भीतर निराशा, असहायता और टूटते धैर्य की व्यंजना भी है। इसी प्रकार दुख शूल, मूंज तन छूछा, विरही आग जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। छंद का प्रयोग देखिए, घनानंद ने मुख्यतः कवित और सवैया, ये छंदों के प्रकार हैं, जैसे कि दोहा चौपाई या वैसे ही है। वे छंद रीतिकाल में लोकप्रिय थे, कवित और सवैया जैसे छंद, पर घनानंद ने उनमें केवल अलंकार प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने इन्हीं छंदों में व्यक्तिगत वेदना, खुद के इमोशंस एक्सप्रेस किए, प्रेम की तड़प को दिखाया, करुण दया भाव से युक्त संगीत भर दिया। उनके छंदों में लय, प्रवाह और भाव संगीति रहती है। एग्जाम्पल देखिए, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इसमें स्वाभाविक गेयता है, गा सकते हैं, छंद भाव को बांधता नहीं बल्कि उसी से प्रवाहित होता रहता है। अलंकारों का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। घनानंद के यहाँ पर अलंकार सजावट के लिए नहीं, भाव दिखाने के लिए होते हैं। उनके काव्य में अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, वीप्सा अलंकार मिलते हैं। आगे देखिए, उदाहरण देखिए, दुख सूल में रूपकतात्मा तीव्रता है, थोड़ी पढ़ा नहीं जा रहा मेरे से, रूपकात्मक तीव्रता है। यार ब्रेसेस लगे हुए हैं ना दांतों में, तो कुछ शब्द ना मैं बोल नहीं पाता हूँ, उसके लिए सॉरी यार। मूंज तन छूछा में उपमा सौंदर्य है। तो इन शब्दों में दोस्तों कुछ ना कुछ विशेषता वो आपको मिलेगी घनानंद जी की। यहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति और ध्वनि सामंजस्य से अनुप्रासिक माधुर्य बना रहता है। अनुप्रास अलंकार कहाँ पे प्रयोग होता है? जहाँ पर शब्दों का रिपीटेशन होता है, दोहराव होता है। उनकी कविता में अलंकार भाव को दबाते नहीं बल्कि उसे और अधिक मार्मिक बना देते हैं, यानी कि इमोशंस को दबाते नहीं है। कौन नहीं दबाते? अलंकार। निष्कर्ष देखिए, घनानंद की कविता का शिल्प पक्ष अत्यंत समृद्ध है। उनकी ब्रज भाषा की मधुरता, शब्द शक्ति की गहराई, कवित सवैया जैसे छंदों का प्रयोग जिससे कि लयात्मकता आ जाती है, अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग मिलता है उनकी कविता में। यही कारण है कि घनानंद का काव्य केवल रीतिकालीन शिल्प का उदाहरण नहीं बल्कि अनुभूति और कला के सुंदर समन्वय का श्रेष्ठ नमूना है। क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 8 ही क्वेश्चन मैंने इसमें डाले आपके लिए क्योंकि फिर लंबी हो जाएगी ना वीडियो, और वैसे ही 6 वीडियो बना चुके हैं अपन टोटल इस सब्जेक्ट पे। बहुत है यार, मोर देन सफिशिएंट है। 3 तो इस बार, 3 पिछली बार बनाई थी। कवि भूषण के काव्य की भाषा और शिल्प बताइए। शिल्प का मतलब जान ही गए आप कि भाषा कैसी होती है, ठीक है, किस तरह की बनावट होती है भाषा की, वो उसका शिल्प कहलाता है। और कवि भूषण है छत्रपति शिवाजी महाराज की पराक्रम वीरता का बखान करते हैं। तो रीतिकाल के कवि भूषण हिंदी के सर्वश्रेष्ठ वीर रस कवि में माने जाते हैं। ये लाइन लिख सकते हैं इंट्रो, ताकि एग्जामिनर को लगे पढ़ के आए भाई, बंदा पढ़ के आया है। भूषण को एक ऐसे कवि के रूप में दिखाया गया जिनकी कविता में ओज है, उत्साह है, राष्ट्र चेतना है, युद्ध चित्रण। जैसे कि महाराज शिवाजी की चतुरंगिणी सेना जब चलती थी तो नदी और पहाड़ उछलते थे। अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ पे यूज कर लिया कवि ने। रीतिकाल की काव्य भाषा मुख्यतः ब्रज भाषा थी और भूषण ने उसी ब्रज भाषा को वीरता की अभिव्यक्ति के लिए अत्यंत प्रभावशाली रूप दे दिया। साथ ही शिवराज भूषण को अलंकार ग्रंथ के रूप में मान लिया गया, जिसमें दोहों में अलंकार लक्षण और कवित सवैया में उदाहरण मिलते हैं। आगे देखिए, भूषण की काव्य भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है, पर यह केवल कोमल या श्रृंगारिक ब्रज भाषा नहीं है, इसमें ओज गुण है, जोश भर देने वाली ब्रज भाषा है। ध्वनि का प्रभाव है, युद्ध की उग्रता भरी हुई है, ऐसा लगेगा कि युद्ध के मैदान के अंदर ही है। उनकी भाषा में कहीं कहीं बुंदेली, देशज
देशज मतलब अपने ही देश के शब्द, बोलचाल के शब्द मिलते हैं, जिससे कथन में स्वाभाविकता शक्ति आ जाती है। आलोचकों ने माना कि भूषण की भाषा में ओज की अधिकता, इसलिए उसमें वीरता का स्वर अत्यंत प्रखर होकर उभरता। एग्जाम्पल देखिए, साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतना चलता है, यानी कि शिवाजी अपने शत्रु से लड़ने जा रहे हैं और उनके साथ में उनकी चतुरंगिणी सेना यानी कि पैदल सैनिक, हाथी, ये सब चल रहे हैं। 4 प्रकार की सेना उनके साथ चल रही है। इसमें शब्दों का चयन ही ऐसा है कि सेना की गति, घोड़ों की चाल, युद्ध उमंग आंखों के सामने आ जाता है कि उनकी सेना चल रही है 4 प्रकार की, और काफ़ी धूल की मिट्टी उड़ रही है, खुद सूरज है वो भी एक तारा बन गया है। काव्य रूप देखिए, भूषण ने मुख्यतः मुक्त काव्य लिखा। उनकी प्रमुख रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। ये बुंदेलखंड के राजा थे, महाराज छत्रसाल, जो कि छतरपुर के राजा भी रहे हैं, तो उनके लिए छत्रसाल दशक लिख दी। शिवराज भूषण की विशेषता यह है कि यह केवल प्रशस्ति काव्य नहीं, यानी कि सिर्फ प्रशंसा ही नहीं मिलती, बल्कि अलंकार निरूपक ग्रंथ भी है। इसमें कवित्त, सवैया, छपाई आदि छंदों का सुंदर प्रयोग मिलता है। इन छंदों की गति और आघात है वीर वर्णन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। आगे चलिए, रस। भूषण के काव्य का प्रधान रस वीर रस है। जैसे कि शांत रस, श्रृंगार रस होता है ना, वैसे ही वीर रस है। जोश आता, वही पढ़ के इनकी कविताओं को, कवि भूषण की कविताओं को पढ़ के जोश आता है। उनके यहाँ युद्ध, पराक्रम, ललकार, शत्रु दमन, नगाड़ों का नाद, हाथियों की टक्कर, सेना का आवेग, सब वीर रस को पुष्ट करते। उदाहरण देखिए, नाद बेहद नगारन के, नदी मद मद गेबरन के रलत है। इस पंक्ति में ध्वनि, गति, उन्माद तीनों मिलकर वीरता का उभार पैदा करते हैं। वीर रस के साथ कहीं कहीं रौद्र और भयानक रस की झलक भी मिलती है। अलंकार देखिए, भूषण अलंकार योजना में अत्यंत सामर्थ्य हैं। उनके काव्य में अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार, रूपक है, अतिशयोक्ति है आदि अलंकार प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, तारा सो तरणी, धूरी धारा में लगत जिमी, यहाँ उपमा और अतिशयोक्ति दोनों का प्रभाव है। ठेल पेल एल फेल, नाद नगारन जैसे पदों में अनुप्रास और ध्वन्यात्मकता है। अनुप्रास कहाँ पे होता है? जहाँ पर शब्दों या शब्दों की पुनरावृत्ति होती हो। इसी कारण भूषण का काव्य जो है वो अर्थ से नहीं बल्कि शब्द संगठन से और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। शब्दों का संगठन अच्छा मिलता है। निष्कर्ष लिखिए, भूषण की काव्य भाषा ओजपूर्ण ब्रज भाषा। काव्य रूप कैसा है? मुक्ता का है, यानी कि नियमों का बहुत ज़्यादा रूप प्रयोग नहीं किया गया है। वीर वर्णन प्रधान, जैसे कि महाराजा छत्रसाल वीर बहादुर थे, पराक्रमी थे, वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज वीर थे। रस मुख्यतः वीर, अलंकार योजना समृद्ध और प्रभावशाली है। उनकी कविता में भाषा और शिल्प दोनों मिलकर ऐसी शक्ति पैदा करते हैं कि पाठक के मन में उत्साह हो जाए, गर्व की भावना हो कि हमारी संस्कृति में ऐसे लोग भी रहे, और वीरता का संचार हो जाता है। इसी कारण भूषण हिंदी के अद्वितीय वीर रस के कवि माने जाते हैं। आगे चलिए, टिप्पणी लिखिए। अब छोटे छोटे सवाल देखेंगे 10-10 नंबर के। भूषण का जीवन परिचय एवं रचनाएं। तो ये बात तो आप बहुत बार देख चुके कि जो कवि भूषण है वो रीतिकाल के प्रसिद्ध वीर रस के कवि हैं। कौन से रस के? वीर रस। जोश बढ़ जाता है इनकी कविताओं को पढ़ के। उनका जन्म सामान्यतः तिकवापुर कानपुर क्षेत्र में हुआ, जो यूपी में पड़ता है। वे चिंतामणि और मतीराम के भाई बताए जाते हैं। भूषण उनका मूल नाम नहीं था, बल्कि उन्हें दी गई उपाधि मानी जाती है। वे ऐसे समय के कवि थे जब देश में मुगल अत्याचार, राजनीतिक संघर्ष का वातावरण था, इसलिए उनकी कविता में ओज, पराक्रम, स्वाभिमान और देश के लिए कुछ कर गुजरने की, राष्ट्र चेतना की जो भावना है वो देखने के लिए मिलती है। क्योंकि कवि जिस समाज में रहता ना, उसी समाज का चित्रण अपने साहित्य में भी करता है। भूषण को रीतिकाल के महत्वपूर्ण वीर कवि के रूप में रखा गया है। भूषण का संबंध मुख्यतः छत्रपति शिवाजी और महाराजा छत्रसाल के आश्रय से जोड़ा गया। ये उनके दरबार में रहा करते थे। उन्होंने शिवाजी को धर्म का रक्षा करने वाला लोकनायक बताया, वीर पुरुष के रूप में चित्रित किया। इसलिए उनकी कविता में बार बार युद्ध, नगाड़े, हाथी, सेना, तेज और विजय के चित्र मिलते हैं, जैसे शिवाजी वर्णन वाले कविताओं में। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कवि भूषण की शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक पढ़ चुके हैं। इन रचनाओं में वीरता, प्रशस्ति, ओजपूर्ण भाषा और अलंकारों का सुंदर मेल मिलता है। भूषण की जो भाषा मुख्यतः ब्रज भाषा है, पर उसमें वीरता का गर्जन सुनाई देता है। अतः भूषण हिंदी साहित्य में वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। हो गया याद? चलो आगे चलते हैं। घनानंद के काव्य में लोक जीवन और भक्ति भावना। तो घनानंद वैसे तो रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनके काव्य में एक और गहरी मानवीय प्रेम की अनुभूति है। सुजान से प्रेम कर बैठते हैं, विरह हो जाता है, तो दूसरी ओर वही प्रेम आगे चलकर भक्ति का रूप भी ले लेता है। वृंदावन में भगवान कृष्ण का पूजा पाठ करते हैं वो। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि माना गया है।
प्रेम की पीर का कवि किसे माना गया है? घनानंद को, जिनकी कविता में आपको बनावटपन नहीं मिलेगा, बल्कि उन्होंने दिल से जो फील किया वही लिखा, आत्मानुभूति की सच्चाई मिलती है उनके काव्य में। घनानंद के काव्य में लोक जीवन का रूप घरेलू, सहज और अनुभव जन्य मिलेंगे। वे प्रेम विरह को महलों या केवल अलंकारों में नहीं, बल्कि सामान्य जीवन की पीड़ा, प्रतीक्षा, रोदन, दूरी और आशा से जोड़ते हैं। जैसे घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, ये लाइन तो रटी लेना, कहीं भी घनानंद का नाम आए तो ये लाइन लिख सकते हो। मैं विरही हृदय की सीधी पुकार है, अपनी जो पुकार प्रेमिका तक पहुंचाना चाहते हैं कि जैसे तैसे मिलो। इसी तरह उनके काव्य में बोलचाल, मान मनोहार, विरह, मिलन इच्छा, लोक संवेदना और जीवन की सहजता दिखाई देती है। उनकी भक्ति भावना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्वानों ने मानते हैं कि सुजान के प्रति उनका प्रेम क्रमशः कृष्ण भक्ति में बदल गया, इसलिए उनके काव्य में लौकिक प्रेम और अलौकिक प्रेम का सुंदर मेल है। सुजान कई जगह प्रिय भी है और आराध्य भी है कि अपने ही प्रेमिका को पूजने उपासना करने लगते हैं। यही उनकी कविता को विशिष्ट बनाता है। तो निष्कर्ष में लिख देना कि घनानंद के काव्य में लोक जीवन की सहजता मिलती है, विरही मन की सच्चाई, यानी कि जो प्रेम में प्यार में तड़पता है ऐसा मन की सच्चाई, भक्ति की अंतरंगता, यानी कि जो भक्ति की भावना एक भक्त या साधक खुद ही महसूस करता है, तीनों का अद्भुत समन्वय मिलता है। यही उनकी काव्य गरिमा है। आगे है बिहारी का जीवन परिचय और रचनाएं, क्योंकि इंट्रोडक्शन आता ही रहता है, किसी का भी आपको लाइफ का इंट्रोडक्शन पूछ सकते हैं। तो बिहारी रीतिकाल के अत्यंत प्रसिद्ध कवि हैं। उनका पूरा नाम बिहारी लाल चौबे था। उनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ, इंदौर के पास में ग्वालियर। जबकि जीवन का बड़ा भाग कहाँ बीता? मथुरा, जयपुर, आमेर, यहाँ पे बीता। वे राज दरबार से भी संबंध रहे। राजस्थान के जयपुर में महाराजों के दरबार में रहते थे, पर उनकी सबसे बड़ी पहचान उनके दोहा काव्य से बनी। बिहारी ने बहुत कम लिखा, लेकिन जो लिखा ना वो अत्यंत सार गर्भित था। भाई क्या ज़बरदस्त लिखे दोहे। कलात्मक था, स्मरणीय था, यानी कि आप याद कर सकते हैं दोहों को, इसलिए उन्हें गागर में सागर भरने वाला कवि कहा जाता है। बिहारी को रीतिकालीन काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि के रूप में पढ़ाए गए हैं। बिहारी की सर्व प्रमुख रचना बिहारी सतसई है, जिसमें बताया मैंने 700 दोहे हैं। इस ग्रंथ में मुख्यतः श्रृंगार, नीति और भक्ति के दोहे मिलते हैं। उनकी भाषा ब्रज भाषा मधुर है, संक्षिप्त है, छोटे रूप में चित्रात्मकता। उदाहरण के लिए ये तो रट लो यार, मुझे तो रट गई है। कहत नटत रिजत खिजत, ये दोहा किसने लिखा? बिहारी लाल ने। तो नायक नायिका के नेत्रों का अद्भुत श्रृंगारिक चित्र है। इसी प्रकार जगतु जनायो जी ही सकलू में भक्ति और दार्शनिक भाव मिलता है। इसे स्पष्ट है कि बिहारी केवल श्रृंगार के कवि नहीं है, बल्कि नीति, भक्ति और जीवन बोध के भी समर्थ कवि हैं। उनकी रचना शक्ति, शब्द संयम और भाव सौंदर्य उन्हें हिंदी साहित्य में अमर बनाते हैं। निष्कर्ष में लिख देना, बिहारी का साहित्यिक महत्व उनकी एक रचना बिहारी सतसई से मानी जाती है। यही उनकी अमर रचना है और यही उन्हें हिंदी का महान दोहाकार बनाती है, बिहारी सतसई। मीराबाई का जीवन परिचय रचनाएं। दोस्तों मीराबाई हैं श्री कृष्ण जी को ही अपना जीवन समर्पित कर देती हैं। राजस्थान में पाली जिले में हुई थी भाई इनका जन्म। मीराबाई मध्यकालीन हिंदी भक्ति आंदोलन की प्रमुख संत कवियत्री थी, लिखने का काम भी करती थी, संत भी थी। वे कृष्ण भक्ति की प्रतिनिधि मानी जाती हैं। उन्हें निर्गुण सगुण समन्वय के साथ सगुण भक्ति धारा की महत्वपूर्ण कवियत्री माना गया, यानी कि उनकी भक्ति में ना कहीं कहीं तो आपको निर्गुण की परंपरा झलकेगी, कहीं कहीं पर सगुण की परंपरा झलकेगी, लेकिन कुल मिलाकर के वो सगुण भक्ति धारा की कवि थी, यानी कि भगवान कृष्ण को वो अवतार पुरुष मान करके पूजती थी, उनका आकार रूप पूजती थी। तो मीराबाई का जन्म लगभग 1498 ईस्वी में मेड़ता नाम की जगह राजस्थान के राठौड़ राज परिवार में, राजपूत परिवार में हुआ। राजपूत एक जाति है, राठौड़ वंश में हुआ 1498 में। बचपन से ही वे श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। कहती थी मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, कि मेरा तो एक ही है, जो भी है गिरधर गोपाल नाम उसका, और दूसरा कोई नहीं है। ना कोई माँ बाप है, ना कोई पति है, ना मेरा कोई भाई है। मैं तो गोपाल को अपना सब कुछ मानती हूँ। भाई है वो मेरा दोस्त है, वो मेरा पति, सब कुछ। उनका विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज से हुआ, परंतु पति की मृत्यु के बाद उनके ससुराल वालों ने काफ़ी तंग किया यार। तो पति के मरने के बाद पूर्ण रूप से भक्ति का मार्ग अपनाया। परिवार और समाज के विरोध के बावजूद भी उन्होंने कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ी। जहर पिलाने का भी काम है ससुराल वालों ने किया भाई। और कहती हैं सावरिया के रंग राची मीरा हो गई दीवानी। कहा जाता है कि वे अंततः द्वारका में कृष्ण में ही लीन हो गई, वो समा गई कृष्ण में। रचनाएं देखी मीराबाई ने मुख्यतः भजन पद लिखे, जिन्हें मीरा के पद या मीरा पदावली कहा जाता है। उनकी भाषा ब्रज राजस्थानी मिश्रित और अत्यंत सरल है। प्रमुख उदाहरण देखिए,
पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, यानी कि राम रूपी रतन पा लिया है, अब जीवन में और कुछ पाने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल जो कि मत जा, ये पूरी लाइनें हैं, याद करना है। इन पदों में प्रेम, विरह, आत्मसमर्पण और भक्ति की तन्मयता दिखाई देती है। निष्कर्ष लिख देना, मीराबाई की कविता में नारी की स्वतंत्र चेतना, यानी कि उस टाइम पर भी दोस्तों मेवाड़ में पितृसत्तात्मक समाज था और वहाँ पर एक नारी अपनी बुलंद आवाज़ करती है, अटूट भक्ति और प्रेम की तीव्रता झलकती है। उनकी रचनाएं आज भी भक्ति साहित्य की अमूल्य धरोहर। लोग पीएचडी करते हैं, सर्टिफिकेट डिप्लोमा करते हैं मीरा साहित्य से। किताब मंगवाएंगे यार, मैं किताब मंगवाऊंगा अब की बार मीराबाई पे, पढ़ेंगे समझेंगे उसको भी। रहीम का जीवन परिचय एवं रचना, पूरा नाम क्या था? लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा तसल्ली इत्मीनान रख लो यार। थैंक यू सो मच, यहाँ तक टिके रहे, बस 5 मिनट की और बात है दोस्त। अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें हिंदी साहित्य में रहीम के नाम से जाना जाता है, मध्यकाल हिंदी के अत्यंत महत्वपूर्ण कवि थे। उनका जन्म 1556 ईस्वी में हुआ। वे बैरम खान के बेटे थे और अकबर के दरबार में उच्च पद पे प्रतिष्ठित रहे। रहीम केवल सेनापति या दरबारी नहीं थे, बल्कि बड़े विद्वान थे, दानी थे, जीवन का अनुभव था और हृदय के साथ में लिखते थे, हृदय की सच्ची भावना को लिखते थे। हिंदी साहित्य में उनका विशेष स्थान इसलिए है कि उन्होंने नीति, भक्ति, प्रेम, लोक व्यवहार और मानवीय संबंधों को बहुत सरल, प्रभावशाली और याद रह जाने वाली भाषा में व्यक्त किया। उनकी भाषा मुख्यतः ब्रज है, लोक प्रचलित हिंदी है, इसलिए दोहे आज भी जन जन में प्रसिद्ध हैं। रहीम की प्रमुख रचनाओं में दोहे, कवित, सवैये, बरवे, सोरठे विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनके दोहे सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं क्योंकि उसमें जीवन का गहरा अनुभव मिलता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, इस पद में दोस्तों मर्यादा और मानवीय मूल्य का महत्व है। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, इसमें छोटे के महत्व को बताया गया है। और समय पाए फल होता है, में समय की शक्ति, अभिव्यक्ति के समय बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एग्जाम्पल बता दिया दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक यार, अच्छा जाएगा एग्ज़ाम। इतनी मेहनत करोगे ना तो दिल के साथ में दोस्तों जो भी सोचोगे वो होगा। आप चाहते हैं कि मेरे 70 नंबर आए, 60 से ऊपर नंबर जरूर आएंगे। ठीक है, मेहनत करो यार, मेहनत का कोई विकल्प ही नहीं है ना। चाहे आपका दिमाग काम करता है कि नहीं करता, कितने इंटेलिजेंस डजेंट मैटर, आप मेहनत करते हो डियर, वो टैलेंट को बीट कर देगा। थैंक यू सो मच। और पीडीएफ को बाई करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, एडमिन को बाई कर सकते हो और प्रिंट आउट करा के पढ़ लेना, बढ़िया रहेगा। 30 पेज है यार। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। ये मेरी तरफ से इस साल के लिए 3 वीडियो रहेंगी। किसी के पास अगर दिसंबर का पेपर है ना तो भेज देना, वो भी सोल्व करवा दूंगा आप लोगों की तसल्ली के लिए, वरना ये 6 वीडियो काफ़ी यार।